नमस्कार, आपका स्वागत है टीडीए वर्ल्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे कंचरापारा वर्कशॉप का जे का पेपर है मैकेनिकल वालों का। अभी ये रिसेंटली में एग्जाम हुआ है दोस्तों, ज़रा ध्यान देंगे। इस पेपर के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं ना, वो सभी मैनुअल्स पर आधारित हैं। आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी क्रिएट होगी, विल्ड होगी, आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे एग्ज़ाम सेंटर पर। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे जो कि ज़्यादातर पेपर को सॉल्व कराया गया है वो मैनुअल्स के आधार पर है दोस्तों। तो आज के पेपर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक गारंटी है दोस्तों कि आपका एक भी सेकेंड यहाँ पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया जाएगा। यहाँ पर क्लास की बात होती है। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है प्राइमरी सस्पेंशन यूज्ड इन फिएट बोगी इज। जो प्राइमरी सस्पेंशन होता है, जो प्राइमरी स्प्रिंग होती है दोस्तों, इसका जरा ध्यान देंगे, वह कंट्रोल आर्म पर फिट होती है। समझ रहे होंगे आप लोग। और दोस्तों उसका जो मुख्य कार्य है वह सस्पेंशंस में है। मतलब जब रनिंग के समय जब ट्रेनें चलती हैं तो उसमें जर्क उत्पन्न होता है, तो ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग ये स्प्रिंग, एयर स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग्स और डैम्पर्स का यूज हम लोग करते हैं। तो इसके विषय में डिटेल्स में यहाँ पर समझेंगे। जो प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों ये नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग होती है। मतलब इस दो स्प्रिंग होती है, एक इनर और एक आउटर। नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग, इसमें दो स्प्रिंग होती है, एक बाहरी आउटर और एक आंतरिक इनर होती है, जो एक दूसरे के अंडर फिट होते हैं। रबर एलिमेंट्स ये साइलेंट करता है, शोर को कम करता है। करा कि शोर को कम करने के लिए स्प्रिंग के नीचे रबर की पैड या एलिमेंट का उपयोग किया जाता है, जो नॉइज़ को रिड्यूस करता है। इसका जो एक्शन है, यह बोगी को स्थिरता, स्टेबिलिटी प्रदान करता है और ट्रैक की अनियमितताओं के कारण जो साउंड उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जो कंपन उत्पन्न होते हैं, उसको अवशोषित या एब्जॉर्ब करता है। मैं पहले बताया दोस्तों। इसका कार्य जो है राडिंग इंडेक्स को इंक्रीज करने में भी इसकी मुख्य भूमिका होती है। देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, देखेंगे इस चैनल पर दोस्तों 2400 से क्वेश्चंस ज़्यादा क्वेश्चंस जो है, जो कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व हो चुके हैं और इसी प्रकार से हैं। और मेरी गारंटी है, यदि आप इनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना, तो आप एग्ज़ाम में आपका 110% श्योर है कि आपकी सीट एक फिक्स हो जाएगी। एच टाइप कपलर यूज्ड इन, कह रहा है कि जो एच टाइप कपलर का उपयोग किया जाता है, देखेंगे ना। तो दोस्तों का जो सही जवाब होगा कोचिंग स्टॉक में। कोचिंग मतलब क्या होगा, जिसमें यात्री बैठता है, ठीक है, उसमें एच टाइप कपलर का यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ पर मैनुअल्स में आपको पूरा दिखेगा कितने टाइप के कपलर्स हैं, उनके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। कह रहा है AARE टाइप कपलर, यह वैगन्स और अधिकांश लोकोमोटिव समझेंगे दोस्तों। लोकोमोटिव मतलब होता है इंजन। जो AARE टाइप के कपलर होते हैं, ये वैगन्स मतलब मालगाड़ी और लोकोमोटिव इंजन में इस्तेमाल होने वाला एक सामान्य और मजबूत कपलर है। काफ़ी स्ट्रांग कपलर है, जो भारी मालगाड़ी के झटकों को सहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ध्यान देंगे AARH टाइप दोस्तों, इसमें एंटी क्लाइमिंग फीचर के साथ ये पूरा फुलफिल है। एंटी क्लाइमिंग फीचर एक ऐसा है कि एक्सीडेंट के समय जो बोगियाँ होती हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगी, क्लाइंब नहीं करेंगी, क्योंकि इसका नाम है एंटी क्लाइंब। एंटी मतलब समझ रहे हैं, मतलब क्लाइंबिंग मतलब ऊपर चढ़ने को रोकता है ये AARH टाइप। यही कह रहा है कि यह आधुनिक यात्री कोचों विशेषकर LHV और लोको में लगाया जाता है। अब बहुत सारे जो लोको ऐसे इसमें AARE टाइप का लगा हुआ है, उसको चेंज किया जा रहा है, उसमें AARH टाइप का कपलर यूज़ किया जा रहा है, दोनों सबको सेम रखने के लिए। यह कपलर एक्सीडेंट के समय डिब्बों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ने मतलब ओवर रनिंग से या ओवरलैप होने से क्या करता है, रोकता है और झटकों को कम करता है। साकू कपलर देखेंगे, जो साकू कपलर है आपका, यह EMU इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, और क्या कर रहा है DMU डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। डीजल इलेक्ट्रिक मतलब ऐसा इंजन रहेगा, वह डीजल से भी चलेगा और आपके इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से भी चलेगा। और कह रहा है वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन सेट में इसे पूरी तरह से स्वचालित मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक कपलर का उपयोग किया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। साकू कपलर का उपयोग जो है हम लोग EMU DEMU में हम लोग यूज करते हैं।
और जो हवा और बिजली के कनेक्शन के साथ को जोड़ता है। ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखेंगे एक मैनुअल मिल गया आपको, यहाँ पर देंगे, यहाँ पर इस मैनुअल्स में आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। जो AAR-E टाइप का कपलर है यूज इन लोको एंड वैगन, शॉर्टकट में है। AAR-S टाइप का कपलर टाइट लॉक कपलर है यूज इन लोको एंड LHV कोच। लोको में भी इसका यूज हो रहा है और LHV कोच में भी यूज हो रहा है, सबको सेम बनाने के लिए। अब कह रहा है आल लोको कपलर्स, जो आल लोको समझते हैं आप लोग। लोको का मतलब यही होगा जो लोकोमोटिव मतलब इंजन। ENH टाइप, R यहाँ पर कह रहा है ट्रांजिशन टाइप, ये कपलिंग है दोनों। कह रहा कि रिजिड टाइप जो ध्रुव टाइप करेगा और आपका साकू कपलर रहेगा। इसके सेमी परमानेंट कपलर यूज इन EMU, DMU और ट्रेन 18। ट्रेन 18 में सेमी परमानेंट डेलिनर कपलर का यूज किया जाता है, आगे आपको दिखाएंगे वो भी हम। स्लेकलेस ड्राबार जो आपका SLD होता है यूज इन BLC के B कार में यूज होता है, क्योंकि BLC वैगन्स में भाई उसके एक यूनिट में 5 कार होते हैं, इसके लास्ट में A कार होते हैं और बीच में 3 B कार होते हैं। क्या होते हैं? 3 B कार होते हैं। तो जो आपके B कार होते हैं ये इसमें SDB कपलर यूज होता है, और जिसकी हाइट 845 होती है। बट इसके लास्ट दोनों एंड में दोस्तों जो आपके A कार हैं इसमें CBC कपलर का उपयोग किया जाता है, ध्यान देंगे आप लोग। जो स्क्रू कपलिंग है ICF कौन चीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे पूछ लेगा कि ICF में कौन सी कपलिंग का यूज़ किया जाता है, आप कहेंगे स्क्रू कपलिंग। आप कह रहा है ABC, जो ABC हुक टाइप के है, ये MG और NG, MG मीटर गेज, NG नैरो गेज जो स्टॉक है उसमें ABC कपलर का उपयोग हम लोग करते हैं। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको ये PDF मिल जाएगा उनके मैसेज कॉल आने के बाद, और जो बच्चे नए हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। ऊपर मेरा नंबर दिया गया है, या मेरा नंबर है, नोट कर लेंगे आप लोग, 8799191206। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 8799191206। देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, देखेंगे यहाँ पर पिक्चर के साथ मैंने दिया है कि जो कपल्स यूज इन ट्रेन 18 वंदे भारत का, मैं 5-7 वीडियो मेरे चैनल पर आप लोग देख लेंगे एग्जाम में जाने से पहले दोस्तों। हाँ, एक इस चैनल पर एक LHV की एक वीडियो है, आप उसको देख लेंगे एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि वह वीडियो लगभग में 3000 घंटा जा चुकी है। तो जो आपकी तैयारी है वो उसको बहुत मजबूत करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैनुअल्स के साथ उसको बनाया गया है। तो दोस्तों ये आपका जो ट्रेन 18 है दोस्तों, इसमें देखेंगे कौन सा कपलर है। कहा सेमी परमानेंट कपलर, इसके साथ डेलिनर भी आपको मिलेगा, तो आपको बिल्कुल परेशान होना नहीं है। सेमी परमानेंट डेलिनर कपलर या सेमी परमानेंट कपलर का उपयोग किया जाता है। देंगे विच सेफ्टी सिस्टम इज इंस्टॉल्ड इन वंदे भारत ट्रेन्स, कह रहा वंदे भारत ट्रेनों में कौन सी रक्षा प्रणाली स्थापित की गई है। तो कवच जो सुरक्षा प्रणाली है, क्या है? कवच का मुख्य जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। कह रहा है कि वंदे भारत एक कवच की जो मुख्य देखेंगे इस प्रकार से आपको यहाँ पर बनाकर हमारी टीम आप लोगों को प्रोवाइड कराती है बेहतर कंटेंट के साथ। कह रहा है कि यदि 2 ट्रेनें एक ही पटरी पर आ जाए, भूलवश किसी कारणवश अगर 2 ट्रेनें एक ही पटरी पर आ जाए, तो जो कवच है अपने आप ब्रेक लगाकर उन्हें टक्कर से पहले ही रोक देता है, ध्यान देंगे। तो जो कवच है उसका मुख्य जो एडवांटेज यही है कि यदि भूलवश एक ही पटरी पर दोनों ट्रेनें आ गई तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। देखेंगे SPAD जो अपना सिग्नल पासिंग एंड डेंजर बोलते हैं इसको। अब देखेंगे इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। यदि लोको पायलट रेड सिग्नल खतरा पार करता है तो सिस्टम स्वतः इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है, याद रखेंगे। यदि रेलवे ड्राइवर से यदि रेड सिग्नल पार हो गया तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। रेलवे का कवच 4.0 सुरक्षा प्रणाली शुरू है, ठीक है। आगे देखेंगे स्वचालित ब्रेकिंग, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग। लोको पायलट द्वारा ब्रेक न लगाने की स्थिति में यह तकनीक ट्रेन को नियंत्रित करती है। यदि किसी कारणवश रेलवे ड्राइवर भूल गया तो भी ये आपका जो कवच है ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगी, वो उसको ट्रेन को नियंत्रित करेगी। यदि ट्रेन 160 किमी पर देखेंगे, हाँ आगे आपको मिलेगा, ध्यान देंगे। स्पीड कंट्रोल, निर्धारित गति सीमा जैसे 160 किमी प्रति घंटा से अधिक होने पर सिस्टम अलर्ट करता है और ब्रेक लगा देता है। यदि आपकी ट्रेन की स्पीड 160 किमी प्रति घंटा से अधिक हो गई तो जो आपका इसमें सिस्टम लगा है ना आपको अलार्म देगा, वो आपको सचेत करेगा
अगर आप नहीं समझ पाएँ तो ऑटोमेटिक वो ब्रेक लगा देगा। देखेंगे उसे नेक्स्ट करा, व्हाट इज़ द ब्रेक सिस्टम यूज इन वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेनों में कौन सा ब्रेक सिस्टम उपयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा है। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक इसमें उपयोग किया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ SLI 114 टन क्रेन इज, करा 140 टन क्रेन में SLI का मुख्य कार्य है। तो ये SLI जो है सेफ्टी अगेंस्ट, ये सेफ्टी के जो भाई सेफ्टी के साथ है, मतलब ये सेफ्टी के लिए जो क्रेन आपका 140 टन का है उसमें SLI का मुख्य कार्य सेफ्टी के पर्पज से है। जैसे आपका क्या गए इसमें ओवरलोड, एंगल्स, लेस, काउंटर वेट, ठीक है। अगर ज़्यादा वजन वगैरह उठा रहे हैं तो यदि आप क्रेन से, तो उस केस में सेफ्टी के पर्पज में मुख्य भूमिका आपका SLI निभाता है। आगे चलेंगे, करा एच पर यहाँ पर स्टैटिकल रीजन, यहाँ पर डिरेलमेंट एक्सीडेंट। डिरेलमेंट का मतलब समझेंगे, जैसे कोई ट्रेन रेलवे ट्रैक या रेलवे की पटरी से उतर गई हो, नीचे आ गई दोस्तों, उसी को डिरेलमेंट कहते हैं। तो ज़रा ध्यान देंगे, जो अपनी रेलगाड़ी होती है ना, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो है बारिश के महीनों में होता है। सिग्नल वगैरह फेल होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और पटरियों पर भी कुछ स्लिप वगैरह होते हैं पटरियाँ। तो ध्यान देंगे, जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है वह बारिश के महीने में होता है। अब करा सांख्यिकी कारणों के अनुसार पटरी से उतरने वाला जो एक्सीडेंट या दुर्घटना है किसके अंतर्गत आता है, तो डी फॉर डिरेलमेंट वो D1 से D4 के अंतर्गत आएगा। देखेंगे कि क्लास क्या है, क्लास डी। डिरेलमेंट क्या होगा, क्लास डी के अंतर्गत आएगा। अब देखेंगे ना, जो मुख्य आपके जो घटनाएं होती हैं तो उनको किस श्रेणी में रखा गया है, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो टक्कर हो गई, जैसे एक ही पटरी पर आमने सामने से दो ट्रेनों का टक्कर हो गया, तो वो जो श्रेणियाँ उसके सभी मामले जो होंगे वह A1 से A4 तक होंगे। मतलब एक्सीडेंट, A फॉर एक्सीडेंट, या टक्कर हो गया तो क्या होगा, आमने सामने, वह श्रेणी A के अंतर्गत आएगा। आग लग गई, अगर फायर लग गया भाई, मतलब आग लग गई कोच के अंतर्गत, तो वह आपसे B1 से B4 तक ध्यान देंगे। यदि अस्तर पार करना, अस्तर पार समझ रहे हैं, यदि आपने क्या किया, सिग्नल पार कर गए हैं आप, तो आपका क्या होगा, वह श्रेणी C1 से C4 के अंतर्गत आएगा। अब अगर आप पटरी से उतरना, वहीं आपका डिरेलमेंट होगा। D तो क्या होगा, D1 से D4, सभी A1 से A4 या B1 से B4 या C1 से C4 या आपका D1 से D4 आएगा। और मिश्रित जो घटनाएं होंगी, मिसलेनियस एक्सीडेंट होते हैं, वह E1 के अंतर्गत आपके आएंगे। मिसलेनियस मतलब समझ रहे हैं, काफ़ी प्रकार को हो सकते हैं। हो सकता है कि इंजन आपका फेलियर हो जाए, फेल हो जाए, या आपका कपलिंग टूट जाए, ये भी तो आपका एक्सीडेंट होगा। तो इस प्रकार से जो मिश्रित एक्सीडेंट होंगे वह आपके श्रेणी E1 के अंतर्गत आएंगे, ध्यान देंगे। व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ CBC फॉर लोडेड LHB कोच एबोव रेल लेवल। मिनिमम की बात करा है, मिनिमम क्या होगा आपका 1090 होता है। कितना होता है, 1090। मैक्सिमम कितना होता है आपका 1100, क्या होता है 1100, क्या होता है 1105 होता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट सेंटर लोडेड का। ये इम्पटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इम्पटी कंडीशन में, ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है 1105 और मिनिमम क्या होगा आपका 1090। बट लोड कंडीशन में क्या रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ध्यान देंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर लिखा है लोडेड रहेगा तो 1030 रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा 1030, दोनों में ग्रॉस 75 mm का रहता है। क्या होगा आपका ये 1030, देखेंगे 1105 माइनस जब हम 1030 करेंगे तो जो इसके अंदर ड्रॉप आएगा दोस्तों वो 75 mm का आता है। ये भी पूछा है कई बार। अब देखेंगे आप लोग, कह रहा है कि मैक्सिमम फ्री हाइट ऑफ LHB CBC 1105, कह रहा है कि मैं यहाँ पर मिनिमम फ्री हाइट क्या होगा 1090, ये इम्पटी कंडीशन में रहेगा। कह रहा व्हाट इज़ द हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ LHB कोचेज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है ये, और बहुत इजी क्वेश्चन है। अधिकतम जो स्पीड होती है दोस्तों कितना होता है 160 किमी प्रति घंटा। आप लोग एक लाइक करिएगा, उससे आपको कुछ जाएगा नहीं और हमें कुछ मिलेगा भी नहीं, बस हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि बच्चों को कुछ मिल रहा है और वो लोग सीख रहे हैं, हमारे रेलवे कर्मचारी भाई लोग। कहा कि ट्रक फ्लोर ऑफ LHB कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम,
एलएचबी कोचों का जो ट्रफ फ्लोर होता है, ट्रफ फ्लोर मतलब क्या होता है, जिस पर हम लोग पैर रखते हैं, ठीक है, या हम लोग जब सीट पर बैठते हैं तो पैर रखते हैं नीचे, तो वहीं ट्रफ फ्लोर पर पैर रखते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स वह एसएस का बना होता है, अर्थात एसएस स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं वो सभी, जिसमें रस्ट जंग वगैरह क्या होता है उसमें लगने का संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है दोस्तों। उसकी जो कटिंग होती है ना वो प्लाज्मा वेल्डिंग द्वारा होती है, ध्यान देंगे उसमें। अब कह रहा है कि जो आपका ट्रफ फ्लोर होता है वो किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, SS 304M का बना होता है। अब यहाँ पर एलएचबी से जो डिटेल्स मैं दे रहा हूँ ना, आप लोग उसको लिख लीजिए, जो बच्चे नए हैं लिख लेंगे, क्योंकि आप रिवीजन आप इससे करेंगे। जब एग्ज़ाम का समय कम रहेगा, एक सप्ताह का टाइम रहेगा, तो दोस्तों आप लोग वीडियोस इतने लंबे ज़्यादा आप लोग नहीं देख पाएंगे। यदि आपके पास PDF है, नोट्स आपने बनाया है, या आपने PDF लिया है, या आपने नोट्स बनाया है, तो आपको क्विक रिवीजन में बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर हेल्प होगा, ध्यान देंगे दोस्तों। जो साइड वाल है और इंड वाल है, दोनों का सेम मटेरियल होता है और सेम थिकनेस भी होता है, ध्यान देंगे। तो जो साइड वाल होता है फेरेटिक स्टील SS 409 का होता है, और आपका जो थिकनेस दोस्तों होता है कितना होता है, इसका 2 mm होता है। इसकी जो वेल्डिंग होती है, साइड वाल आर मैन्युफैक्चर्ड बाय TIG वेल्डिंग, इसको होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें अक्री गैसों के रूप में आर्गन और हीलियम गैसों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और इसमें क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रोड होता है TIG टंगस्टन का होता है, टी पर क्या होता है, टंगस्टन का ही क्या होता है, इलेक्ट्रोड इसमें यूज किया जाता है, इससे ध्यान देंगे आप लोग। अगर इंड वाल दोस्तों, इंड वाल फेरेटिक स्टील SS 409, साइड वाल और इंड वाल आपको मैंने पहले बोला दोनों का मटेरियल क्या है, सेम है, 409M थिकनेस भी सेम रहेगा, 2 mm और 2 mm। रूफ स्ट्रक्चर जो ऊपर का रहता है, ठीक है, जो अपना ऊपर का जो पोर्शन होता है रूफ स्ट्रक्चर, वो फेरेटिक स्टील SS ये भी क्या है आपका 409 का हो। तो साइड वाल, इंड वाल और रूफ स्ट्रक्चर तीनों क्या होंगे, ये सभी क्या है, कॉमन है, SS 409 के बने होते हैं दोस्तों। देखेंगे रूफ जो सीट होती है, जो रूफ की सीट होती है, रूफ सीट दोस्तों, ये स्टेनलेस स्टील SS 304 का बना होता है। रूफ सीट की जो थिकनेस होती है दोस्तों 1.5 mm। बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, और सभी डाटा मैं एक जगह दिया हूँ, कहीं से आपको विचलित होने की संभावना नहीं है, ना परेशान होना है आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, सारे कंटेंट एक जगह हैं। ट्रफ फ्लोर जो होता है आपका दोस्तों, वो भी स्टेनलेस स्टील कितना होगा, 304 का भी बना होता है। तो रूफ सीट और आपका जो ट्रफ फ्लोर है, इसके मटेरियल क्या है, सेम है, और इनकी जो थिकनेस है दोस्तों वो भी सेम है। कितना बेहतर तरीके से हम लोग बनाकर दिए हैं कि देखेंगे दोनों का थिकनेस भी क्या यहाँ पर सेम है, 1.25 mm, मतलब 1.25 mm बोलते हैं इसको। कर बॉडी पिलर जो होते हैं, थिकनेस ऑफ बॉडी पिलर इज 2.5 mm रहेगा दोस्तों। जो क्रॉस बीरर होता है वो IRS 41 का बना होता है, और इसी का आपका सोल बार भी बना रहेगा, जरा ध्यान देंगे। जो IRS 41 है दोस्तों, यह आपका क्रॉस बीरर इससे बना रहेगा दोस्तों, इसी को कार्टन स्टील भी कहते हैं। जो क्रॉस बीरर थिकनेस जो होता है दोस्तों, इसका 4 mm या 4 mm होता है। अंडर फ्रेम जो बना होता है इसका IRS 41 कॉटन स्टील के अंडर फ्रेम, मतलब क्रॉस बियरर, अंडर फ्रेम और सोल बार। देखेंगे सोल बार इज मेड ऑफ, देखेंगे ना सबके तीनों के क्या है, सेम मटेरियल है। IRS 41 या कॉटन स्टील। जो थिकनेस ऑफ सोल बार बहुत बार पूछा है, ये 6 mm का है। तो जो सोल बार इज मेड ऑफ C सेक्शन R शेप, या C टाइप या C शेप का बना होता है LHB का सोल बार। फ्लोर सीट इज मेड ऑफ कॉर्जेट सीट्स, थिकनेस इज 1.25 mm। सोल बार इज मेड ऑफ C टाइप सेक्शंस आर शेप्स। देखेंगे मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू एक्चुएट द ब्रेक एक्सेलरेटर ऑफ LHB कोच। करा LHB कोच के ब्रेक एक्सेलेटर को एक्यूट करना, एक्यूट मतलब उकसाना या उसको प्रेरित करना या ब्रेक लगाने की कोशिश करना, ठीक है। तो जो न्यूनतम दबाव दर आपका रहेगा, ठीक है, वह 5 से क्या होगा 3.2 kg/cm² इन 3 सेकेंड रहेगा। मिनिमम प्रेस ब्रेक के लिए ये लीकेज रेट है, जरा ध्यान दें क्या होगा आपका ये लीकेज रेट होगा, क्योंकि जैसे ही प्रेशर लीकेज होगा तभी ब्रेक लगेगा दोस्तों। आगे चलेंगे, कहा कि इन केस ऑफ LHB कोच इफ माइक्रो प्रोसेसर सो 99 कोड मीन्स, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन ये। इसके जो कोड होते हैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने सबको यहाँ पर देखेंगे मैनुअल्स ग्रुप में आपको यहाँ पर दिया है। 99 जब माइक्रो प्रोसेसर आपके जो ड्राइवर्स आपको शो करेगा,
तो उस केस में क्या कहेगा, नो फॉल्ट, कोई फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल अपनी जो बोगी है बिल्कुल बेहतर चल रही है, किसी व्हील में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। तो 99 कोड इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम सही तरीके से काम करके, हिंदी में है, पूरा विद डिटेल्स में आप समझ जाएंगे। करा कि होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, पूरा अच्छा सा काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है। देखेंगे जो आपका कोड 72 है, इसका मतलब है कि किसी एक एक्सेल पर अस्थायी फॉल्ट। अगर कोड माइक्रो प्रोसेसर में 72 आपको इंडिकेट कर रहा है तो आप समझ जाएंगे किसी एक एक्सेल, या तो एक्सेल में कुछ ब्रेकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम चल रहा है, या उसका आरपीएम क्या है, कम है, मतलब एक फॉल्ट है, परमानेंट फॉल्ट है किसी एक एक्सेल में। देखेंगे 73 का सिवरल एक्सेल करा कि किसी एक एक्सेल पर अस्थायी फॉल्ट या कई एक्सेलों पर हो सकता है फॉल्ट, जरा ध्यान देंगे। आगे चलेंगे, इन एलिजिबल कोचेज फिन्स प्रोवाइडेड इन बिटवीन द ब्रेक डिस्क फार। जो फिन्स होते हैं, आपका जो भाई साहब ब्रेक डिस्क होता है वह आपके एक्सेल पर माउंट होते हैं। दो ब्रेक डिस्क के बीच का जो गैप होता है कितना होता है, 1030 mm होता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। और अब देखेंगे यहाँ पर यदि हम व्हील बनाएं तो ये आपका ब्रेक डिस्क होता है, ठीक है। तो इनके बीच का जो गैप होता है 1030 mm होता है, लेकिन ब्रेक डिस्क से आपका जो ये व्हील डिस्क है इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है 175 mm होती है। दोस्तों इसके जो ब्रेक डिस्क होते हैं ना, ये हॉलो टाइप के होते हैं और इसी पर इस प्रकार से फिन्स बने होते हैं। जो आपका ऐसे रहता है ना, इस प्रकार से क्या होते हैं, फिन्स बने होते हैं, किसके ऊपर, ब्रेक डिस्क के ऊपर। इससे कई एडवांटेज हैं। पहला कि ये हॉलो होता है, खोखला होता है, भार क्या होगा, कम रहेगा, एक्सेल पर लोड कम पड़ेगा। और रनिंग के समय जैसे हम लोग इसके बीच में आपका ब्रेक पैड रहेगा, ब्रेक पैड ब्रेक कैलिपर में फिट रहता है, ब्रेक कैलिपर के पीछे फ्रेंड्स यहाँ पर सिलेंडर लगा रहता है। तो जैसे ही हम लोग ब्रेक लगाते हैं, जब ब्रेक यहाँ पर ब्रेक डिस्क को प्रेस करेगा तो वहाँ पर हीट या एनर्जी क्रिएट होती है। इससे क्या होगा, वह स्पेल्ट होने की संभावना हो सकती है, या धुआं उठेगा या आग लग सकता है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। और यदि ये हीट होगा तो अब बियरिंग वगैरह एक्सल हीट होगा तो ये यहाँ से ये ऊष्मा क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, इधर पर आपका जो बियरिंग वगैरह है वो भी हीट हो जाएंगे, क्योंकि बियरिंग का टेम्परेचर कितना होता है, 80 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो हॉट एक्सल का केस हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये कूलिंग का काम करते हैं, एयर कूलिंग। कौन सा फ्रेंड भाई साहब, एयर कूलिंग, क्योंकि वाटर कूलिंग का काम नहीं होता। वाटर कूलिंग रेडिएटर गाड़ियों में लगा रहता है। तो अपना जैसे अपना 2 टायर मतलब ये 2 व्हीलर जो होते हैं ना, तो उसमें भी फिन्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो एयर कूलेंट का काम करते हैं। तो एक लाइक करिएगा आप लोग, बस आगे चलेंगे। फिन्स, हाँ ये हो गया, टू प्रोवाइड इफेक्टिव कूलिंग। करा कि आफ्टर ब्रेक रिलीज आइसोलेट द ब्रेक सिलेंडर फ्रॉम द एक्सेलरेटर रिजर्वायर बाय द। करा ब्रेक छोड़ने के बाद सहायक रिजर्वायर AR, दोस्तों इसी को बोलते हैं एक्सेलरेटर रिजर्वायर। सहायक रिजर्वायर से ब्रेक सिलेंडर को किसके द्वारा अलग किया जाता है, किसके द्वारा भाई, डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा अलग किया जाता है। AR से प्रेशर जाएगा CR को, CR क्या करेगा, यहाँ पर आपका जो ब्रेक सिलेंडर रहेगा BC में जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, CR का प्रेशर आपसे पूछता है 5 kg का, AR का क्या रहेगा आपका 6 kg का रहेगा। आपका जो फीड पाइप रहेगा दोस्तों, इसका भी प्रेशर कितना 6 kg का होगा। ध्यान देंगे ये सब चीज़ें आप लोग। आगे चलेंगे, द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन द ब्रेक सिलेंडर। जो रिटर्न स्प्रिंग है वो पिस्टन को अंदर धकेलने का काम करता है यार, ठीक है। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग यदि आप लोगों ने किया है तो आप लोगों को बेहतर आएगा। ICCI इंजन यदि हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो कभी वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। तो यही कह रहा है, टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। कह रहा सिलेंडर के अंदर पिस्टन को ढकेलने के लिए रिटर्न स्प्रिंग का मुख्य भूमिका होती है। कह रहा व्हाट इज़ द ऑयल लेवल इन डैशपॉट। जो डैशपॉट होता है आपका भाई, कुछ हिंदी में कुंडी भी सब लोग बोलते हैं, उसमें ऑयल भरा रहता है। ऑयल का जो हम लोग गेजिंग करते हैं, मतलब गेज से जो अपना उसको मेजर करते हैं, तो हाइट के रूप में ये 40 mm होना चाहिए। यदि उसकी वैल्यू लीटर में यदि 40 mm को कन्वर्ट करेंगे हम लोग दोस्तों, तो 1.6 लीटर इसमें होता है। ये क्वांटिटी हाइट में भी पूछा है और क्वांटिटी आपके लीटर में भी पूछा है, तो दोनों को ध्यान देंगे। और इसमें किस टाइप का ऑयल होता है दोस्तों, ये भी बार बार पूछा है। तो सर्वोलिन 68 टाइप का ऑयल इसमें यूज किया जाता है। आगे चलेंगे, कह रहा है कि हाँ देखेंगे यहाँ पर मैनुअल्स आपको मिल जाएगा। तेल की मात्रा, ऑयल क्वांटिटी, मॉडिफाइड जो डैशपॉट हैं उसमें 1.6 लीटर रहेगा, और अनमॉडिफाइड जो डैशपॉट होते हैं उसमें 1.4 लीटर होता है। तेल का ग्रेड क्या होता है, सर्वोलिन 68 होता है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, इसमें कुछ नहीं है, आप लोग नोट्स मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लेंगे।
राइडिंग इंडेक्स ऑफ ICF कोचेज बहुत ओल्ड इज गोल्ड। आपको देखें ना यहाँ पर सारा डाटा मिल गया होगा, जितने प्रकार के राइडिंग इंडेक्स होते हैं ना सबको एक जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया है। राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोचेज 2.5 at 6160 km प्रति हावर्स बट नॉट मोर देन 275। ज़रा ध्यान देंगे, यदि अपनी LHB जो गाड़ी है 160 किमी प्रति घंटे गति से रन कर रही है तो उसका जो राइडिंग इंडेक्स हो 2.5 और 2.75 के बीच ही होगा, नॉट मोर देन, लेकिन 2.75 से अधिक नहीं होगा। ध्यान देंगे आप लोग। राइडिंग इंडेक्स ऑफ ICF 3.5 बहुत बार पूछा है ये। राइडिंग इंडेक्स ऑफ वंदे भारत ट्रेन 18, जो ट्रेन 18 का जो राइडिंग इंडेक्स होता है दोस्तों वह 3.62 था, लेकिन जैसे वंदे भारत V.20 आया तो 3 तो V.20 है, तो इसका देखेंगे यहाँ पर है राइडिंग इंडेक्स V.20। ये ट्रेन है, ये नाम है वंदे भारत का, ज़रा ध्यान देंगे। राइडिंग इंडेक्स कितना होता है इसका 3.26, जो 62 था यह उल्टा हो गया, 2 इधर आ गया, 6 पीछे चला गया। आगे चलेंगे। करा द व्हील डायमीटर कंडमनिंग लिमिट ऑफ मोटर कोच, जो मोटर कोच, टेलर कोच, आपके NTTC, DTC, जितने प्रकार जो 4 प्रकार के आपके जो कोच होते हैं ना, उनके अंदर जो व्हील होते हैं दोस्तों उसकी सबकी साइज़ सेम होती है। कंडम साइज़ सेम रहेगा, न्यू व्हील साइज़ सेम रहेगा, शाफ्ट रिन्यूअल साइज भी सेम रहेगा। तो कंडम साइज़ 877 mm, ये भी NR में ये भी क्वेश्चन पूछा था, ये ज़रा ध्यान देंगे। तो कंडम साइज पूछा है तो हम लोगों ने यहाँ पर न्यू साइज भी लिख दिया है 952 mm। और जो अपना EMU की व्हील होती है ना उसका भी जो साइज न्यू साइज 952 mm होता है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। जो लास्ट शाफ्ट रिन्यूअल साइज दोस्तों यह 896.5 mm है, ये बार बार पूछा गया है। वंदे भारत व्हील से संबंधित, LHB व्हील से संबंधित, ICF व्हील से संबंधित मैंने वीडियो डाला है और 10 केस वीडियो गया है, आप लोग देख लेंगे, देंगे। टेक्निकल डाटा ऑफ ट्रेन सेट 18 वंदे भारत, यहाँ पर कुछ डाटा मिला है बहुत ज़्यादा, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो ट्रैक गेज होगा 1676 mm का जो ट्रैक गेज होता है, 2 पटरियों के बीच की दूरी को ट्रैक गेज कहते हैं। और ये जो आप देखेंगे वैगन्स वगैरह, वंदे भारत, ICF, LHB, इन ये सभी के जो गेज होते हैं 1676 mm ही है, क्योंकि एक ही ट्रैक पर सभी प्रकार की गाड़ियों को हम लोग रनिंग कराते हैं, दौड़ाते हैं, क्योंकि वंदे भारत के लिए कोई स्पेशल पटरी नहीं बनाई गई है, न LHB के लिए बनाई गई है। समझ रहे हैं? तो सबके जो ट्रैक गेज होते हैं सेम है दोस्तों। आगे देखेंगे करा कि लेंथ ऑफ कार बॉडी ओवर कपलर, मतलब कपलर के साथ जो उसमें सेमी परमानेंट डेलिनर कपलर लगा रहता है किसमें, वंदे भारत में, तो उसके साथ जो उसके कोच की एक लंबाई होगी 24,000 mm होगी। अब कह रहा है कि विड्थ ऑफ कार बॉडी, जो कार बॉडी की चौड़ाई, जो आपके कोच की चौड़ाई होगी 3240 mm रहेगा। अब कह रहा है कार हाइट एबव द टॉप रेल, जो रेलवे की पटरी से जो उसकी ऊंचाई रहेगी, पटरी मतलब जो आपका व्हील ट्रेड होता है पटरी से कांटेक्ट करता है, वहाँ से जो उसकी टॉप कोच की जो हाइट रहेगी 4140 mm या 4041 mm, जैसे आपको याद करना है आप उसको याद कर लेंगे। कारण नंबर आप यहाँ पर कोचेज इन बेसिक यूनिट आपको पता है सबको, मैं बहुत बार बताया हूँ आप लोगों को, ठीक है। DTC, EMC, TC, EMC, इसमें 50% EMC रहते हैं, मतलब मोटर कोच रहते हैं। 50 मतलब 16 का कभी फॉर्मेशन है तो 50% जो पावर रहता है वो आपका मोटर का रहता है, इसे ज़रा ध्यान देंगे। करा के ट्रेन फॉर्मेशन 16 कोच करा है कि यहाँ पर 4 बेसिक यूनिट पर ट्रेन होते हैं ये। अगर 8 का रहेगा ठीक है तो 2 बेसिक यूनिट पर ट्रेन रहेंगे, इसे भी आप लोग समझेंगे। मोटरिंग परसेंट आपको मैंने पहले बोला कि 16 का रहेगा तो उसमें 8 रहेंगे मोटर को, 50% रहेगा मोटरिंग परसेंट। मैक्सिमम स्पीड दोस्तों इसकी 180 किमी प्रति घंटे पर ट्रायल की गई है, बट सर्विस में हम लोग इसको 160 किमी प्रति घंटा हम लोग यूज कर रहे हैं। न्यू व्हील डायमीटर 952 mm है, ठीक है। लास्ट शाफ्ट रिन्यूअल साइज 896.5 mm, ठीक है। और जो कंडम साइज है क्या आपका 877 mm। अब जो एक्सल लोड होता है दोस्तों इसका 17 टन होता है। ये AC का अपना रहेगा, ठीक है, ICF AC का तो 16.25 टन रहेगा। यही आपका नॉन AC रहेगा तो इसका जो एक्सल लोड होता है इसको दोस्तों 30 टन रहेगा। आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे जो गियर रेशियो है, तो इसका जो गियर रेशियो है आप 98 में 5 से जब भागा करेंगे तो आपका 5.157 आएगा। एवरेज एक्सीलरेशन 0, यदि आपकी जो स्पीड है 0 से मतलब यदि गाड़ी रुकी है जैसे 0 से 40 की स्पीड पकड़ेगी, जो एक्सीलरेशन होगा आपका 0.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका होगा। आगे चलेंगे, इसमें कुछ है नहीं, अब आप लोग देख लेंगे। हाँ,
ट्रैक्शन मोटर कैपेसिटी, जो मोटर की कैपेसिटी है 210 किलोवाट कंटिन्यूअस ऊर्जा क्रिएट करेगी ये। और जो ट्रैक्शन मोटर वोल्टेज मैक्सिमम रहेगा आपका 1430 वोल्ट रहेगा। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप लोग देख लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। कह रहा व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज एडमिनिस्ट्रेटिव। जैसे जब कहीं कोई ट्रैक पर कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं या ट्रैक में कुछ प्रकार के फॉल्ट वगैरह आ जाते हैं, तो अपने जो अधिकारी लोग हैं उसका इंस्पेक्शन करने जाएंगे, उसको देखने जाएंगे, तो जो गाड़ी रहती है उनके लिए RA रहती है, ठीक है। उसका जो कोड क्या रहता है, RA रहेगा। ये रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं इसको, RA। आगे देखेंगे इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रॉट। जो लोड का ट्रांसमिशन मतलब जो लोड को हम ट्रांसमिट करते हैं, मतलब जो भार है उसको आगे पीछे हम भेजते हैं, तो साइड बैरियर से होता है। दो साइड बैरियर के बीच की दूरी दोस्तों कितना होता है, 1600 mm होता है। साइड बैरियर में ऑयल रहता है, कितना रहता है, 2 लीटर रहता है। और साइड बैरियर में बियरिंग पहले प्लेट रहती है, उसके बाद बियरिंग पीस रहती है। इसे आप लोग ध्यान देंगे। सबके साइज़ वगैरह मैं कई बार बताऊँ, आगे भी आप लोगों को मिल जाएगा कहीं। अब देखेंगे क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन साइड बैरियर 2 लीटर्स रहेगा। कह रहा वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंकर लिंक। भाई साहब, जो एंकर लिंक होता नहीं है, बोस्टर को बोगी के साथ बांधने का काम करता है। आपका जो बोस्टर रहता है ना, बोस्टर में ही आपका क्या सेंटर पिवोट लगा रहता है। 2 सेंटर पिवोट के बीच की दूरी 14,900 mm होती है, या इसे बोलते हैं बोगी सेंटर बोलते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। तो जो अपना एंकर लिंक की लंबाई पूछता है, जो 451 प्लस 1 mm प्लस माइनस 1 mm के बराबर या 451 mm रहेगा। इसमें दोस्तों देखेंगे, इसमें साइलेंट ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। जो जब कभी किसी कर्रों पर गाड़ी जाती है, ठीक, तो एंकर लिंक क्या करता है, बोगी बोस्टर को आगे पीछे मैनेज करने का काम करता है। इसे भी आप लोग जानते रहेंगे। अब कह रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ 16.25 AC बोस्टर स्प्रिंग। जो बोस्टर स्प्रिंग की बात कर रहा है, बोस्टर को दोस्तों हम लोग सेकेंडरी सस्पेंशन बोलते हैं, सेकेंडरी सस्पेंशन। तो AC की जो स्प्रिंग कॉइल स्प्रिंग होती है ICF AC ट्रेन की, उसकी जो हाइट होती है वह पूछ रहा है दोस्तों, वह 400 mm होता है। कितना होता है, 400। यहीं पर 13 टन का यदि रहेगा बोस्टर नॉन AC, 13 टन क्या रहेगा, नॉन AC रहेगा, तो उसकी बोस्टर स्प्रिंग की जो हाइट होगी ना दोस्तों, ट्रिक बता रहा हूँ, इससे 15 mm छोटा रहेगा। 15 mm इसमें माइनस करेंगे तो 385 mm आ जाएगा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार से इसके एक्सल स्प्रिंग की भी बात ऐसे ही होती है। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ 16.25 टन AC एक्सल। जो AC का एक्सल स्प्रिंग को दोस्तों हम लोग प्राइमरी सस्पेंशन बोलते हैं। कंट्रोल LHB में कंट्रोल आर्म में फिट होता है, बट यहाँ पर एक्सल की जो गाइड होती है, एक्सल की गाइड में दोस्तों 9 होल होते हैं, ठीक है। इस भी आप लोग ध्यान देंगे। इसकी डाया 5 mm की होती है और इस प्रकार के शेप में आपका ये गाइड रहता है। इसी में हम लोग क्या करते हैं, ये आपका कॉइल स्प्रिंग इस प्रकार से इसमें रहता है, ठीक है। ध्यान देंगे, इसके अंदर डैशबोर्ड डालेंगे हम लोग, तो इस प्रकार से कॉइल स्प्रिंग इसमें रहता है, एक्सल का स्प्रिंग रहेगा। तो एक्सल स्प्रिंग की जो हाइट होती है AC की 380 mm होगी। इसका भी ट्रिक वही रहेगा कि जैसे बोस्टर में 15 mm कम रहेगा, तो ये भी क्या रहेगा, 15 mm कम रहेगा। क्या होगा, 365 mm। कह रहा व्हाट इज़ द हाइट ऑफ 16.2, ना गलत है ये, क्योंकि उसकी जो एक्सल की जो लोड होती है नॉन AC का, वह 13 टन रहेगा। ऐसे रहेगा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ 13 टन नॉन AC एक्सल स्प्रिंग। क्या बताएंगे आप लोग, 365 mm। आगे चलेंगे। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, देखेंगे ना TD वर्ल्ड पर आपको एक सीट चाहिए, एक फिक्स सीट चाहिए, तो जुड़ें। जितनी क्लासेस अपलोड किए गए हैं उनको विधिवत आप एक बार देखें, उसके बाद PDF को रीड करें। आपकी तैयारी बिल्कुल एकदम मजबूत हो जाएगी। आप भी कहेंगे हाँ मैंने कुछ पढ़ा है और एग्जाम मेरा अच्छा जाएगा। द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड। व्हील गेज मतलब जो अपना व्हील गेज होता है, व्हील गेज होता क्या है, ज़रा ध्यान देंगे। ये अपना एक्सल है, ठीक है, एक्सल है, ये आपका डिस्क लगा है। तो व्हील गेज यही होता है कि भाई इनकी जो फ्लेंज हैं, दोनों फ्लेंज के बीच की दूरी को हम लोग व्हील गेज कहते हैं। और इसको मेजर कब करते हैं, इसके ऊपर इस पहले तो हम लोग ट्रॉली डालेंगे, ट्रॉली के ऊपर क्या डालेंगे, हम लोग कोच डालेंगे। लेकिन कोच में कुछ नहीं रहना चाहिए, ऑफ लोड रहना चाहिए, मतलब उसमें कुछ लोड नहीं रहना चाहिए। तो जो व्हील गेज हम लोग मेजर करते हैं क्या रहेगा, वो ऑफ लोड, मतलब क्या कर खाली रहना चाहिए, वो ऑफ लोड कंडीशन में, लोड कंडीशन नहीं, ऑफ लोड में। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ CBC ऑफ LHB कोच। LHB कोच को CBC के साथ 24,000 mm होता है। लेंथ ऑफ द LHB कोच विदाउट CBC 23,540। हेड स्टॉक रहेगा ये, ठीक है।
यहाँ पर लिखा है हेड स्टॉक, ठीक है। जैसे ही उसमें एस टाइप, क्योंकि एलएचबी में एस टाइप, एच टाइप सीबीएसई कपलर यूज होता है, तो कपलर के साथ 24,000, लेकिन बट कपलर नहीं रहेगा 23,540 mm। नेम द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सल बॉक्स टॉप एंड एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट। अपना एक्सल बॉक्स क्या होता है, एक्सल बॉक्स व्हील के ऊपर एक्सल बॉक्स जो फिट होता है, और अपना जो ट्रॉली बोगी होती है आईसीएफ में, उसके नीचे क्राउन बोल्ट लगा रहता है। तो जब हम लोड उस पर कोच डालेंगे, पैसेंजर बैठेंगे, तो उसके बीच एक गैप होता है, ठीक है। और उस गैप को मेंटेन करने के लिए ही उसका नाम एक क्लियरेंस रखा गया है। आपको पिक्चर यहाँ पर दिया गया है, देखिए। आपको मैंने बोला यही आपका होता है एक्सल बॉक्स यही होता है, ये आपका क्राउन बोल्ट है। जब इसके ऊपर कोच डालेंगे ना, तो ये स्प्रिंग क्या होगा, ये और सस्पेंशन करेगा, लोड आएगा तो क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा, ये छोटा होगा, तो ये हाइट क्या आएगी, ये हाइट यहाँ आ जाएगी, समझ रहे हैं। तो वही कह रहा है कि क्योंकि ये एक्सल बॉक्स में ये टच ना करे, जो आपका ये आपका सोल बार प्लेट है, ये आपका टॉप सोल बार प्लेट है, ये क्या है बॉटम सोल बार प्लेट है। तो बॉटम सोल बार प्लेट जो एक्सल बॉक्स में टच ना करे, समझ रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक क्लियरेंस कहते हैं। और उसकी जो गैप को, अब देखें ना, ये क्या रबर का है, यदि इन केस कभी होता है टच, तो इसको ये डिफेक्ट ना करे, क्योंकि इसका ये भी पार्ट क्या थोड़ा सा उभरा हुआ उठा हुआ बनाया जाता है। तो इसके बीच का जो क्लियरेंस होता है दोस्तों, ये बार बार पूछा है, इसकी जो क्लियरेंस होती है जीएस कोच की 45 ± 30 mm होता है। इसको नोट पॉइंट कर लेंगे आप लोग, इतना डिटेल्स में बताएं कि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। अब बी क्लियरेंस की बात कर रहा है, तो बी क्लियरेंस आपका बी फॉर बोस्टर। देखेंगे ये क्या आपका बोस्टर है, बोस्टर में क्या है आपका, यहाँ पर सेकेंडरी सस्पेंशन बोस्टर स्प्रिंग है, और ये क्या है अपना फ्रेम है। ये अपना दोनों पार्ट अलग रहते हैं। बोगी को बोस्टर से बांधने के लिए इधर साइड में देखेंगे तो हम लोग बीएसएस हैंगर भी लगाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसी से टाइट करके उसको बांधा जाता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो देखेंगे बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इसी को बोलते हैं बी क्लियरेंस। ये आपका कितना रहेगा, 40 ± 5 mm रहेगा। जब हम लोग कोच डालेंगे ना, तो उसमें उसके अंदर गैप आपको दिखाई देगा, ध्यान देंगे आप लोग। आगे चलेंगे, आप कह रहे हैं नोट बोगी एंड कार। अब इसके ऊपर जब हम लोग ना अपना ये क्या है, अपना बोगी हो गई, ये टॉप स्लीपर बेड के ऊपर जब हम लोग ये हम कोच रखेंगे, कोच जिसमें आदमी बैठेगा, तो यहाँ पर भी आपको एक गैप दिखाई देगा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर लिखा है नोट बोगी और बॉडी। बोगी का मतलब जो व्हील लगा रहता है उसको बोगी बोलते हैं, और बॉडी मतलब कोच। तो बोगी और बॉडी के मध्य जो गैप होता है करेक्ट 70 ± 3 mm होता है दोस्तों। तो तीनों को नोट कर लेंगे, ये बहुत बार पूछता है और आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, लेकिन आप लोग विधवा समझेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। परमिशिबल वेरिएशन इन व्हील डायमीटर फॉर द 4 व्हील ट्रॉली ऑन द सेम कोच की बात कर रहा है, ठीक है। सेम कोच की बात कर रहा है, कोच और बोगी। तो सेम कोच में आपके देखेंगे 2 ट्रॉली आएगा। अब देखेंगे, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, अगर हम बताएं कि एक व्हील में बनाऊँ, तो यहाँ पर डिस्क लगाऊँ, यहाँ पर एक डिस्क लगाऊँ, इसको व्हील डिस्क बोलते हैं या चक्का बोलते हैं। तो इन यदि एक ही सेम एक्सल, ये एक्सल है तो खैर सेम एक्सल पर जो 2 चक्के लगे रहते हैं, इनके डाया में जो डिफरेंट होता है दोस्तों 0.5 mm का रहता है। कितना रहेगा, 0.5 mm का। यदि 2 व्हील है, ठीक है, यहाँ पर एक व्हील ये, एक व्हील ये, एक व्हील यहाँ पर ये, तो एक व्हील ये और एक व्हील ये। यदि 2 व्हील है तो इनके डाया के मध्य जो डिफरेंट रहेगा वो 5 mm का। कितना रहेगा, 5 mm का। यदि 4 व्हील रहेगा, क्योंकि एक कोच को यदि हम लोग बनाएंगे तो उसमें 2 ट्राली आएगा, क्योंकि सेम कोच की बात ऑन द सेम कोच। तो एक सेम कोच में 4 व्हील आएगा, 1 2 3 4 व्हील आएगा ना, यहाँ पर 4 व्हील आएगा, ठीक है, 4 व्हील आएगा ऐसे। तो देखेंगे इस पर एक आपका बोगी इस पर आएगा, एक आपका इस पर बोगी आएगा। अब दोनों को मिलाकर इस पर एक बड़ा वाला कोच आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे एक कोच में कितने 4 व्हील लगे हैं, तो चारों व्हील के डाया में जो डिफरेंट होगा दोस्तों कितना रहेगा, 13 mm का रहेगा। कितना रहेगा, 13 mm करेगा। इसे नोट कर लेंगे आप लोग और आप लोग भूलेंगे नहीं। एक लाइक करिएगा बस। करा के द एक्सल लोड ऑफ बॉक्सेस बीसीएन बीओबीआर विथ मॉडिफाइड स्प्रिंग नेस्टेड अरेंजमेंट वैगन। करा बॉक्सन वैगन बीसीएन वैगन जो इसकी नेस्टेड स्प्रिंग है, इसकी जो हाइट कितनी होती है एक्सल का, तो क्या होगा, नेस्टेड व्यवस्था के साथ गाड़ी के एक्सल लोड, मतलब इतना आपको परेशान कर रहा है, सीधे पूछ लेता था यहाँ पर कि एक्सल लोड ऑफ बॉक्सन बीसीएन और बीबीआर वैगन, मतलब बॉक्सन बीसीएन और बीबीआर वैगन जो हैं उनके पहिए का जो एक्सल लोड होता है कितना रहेगा, 22.9 टन रहेगा।
इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है 300 क्वेश्चंस का और एक 200 क्वेश्चंस का वैगन का आप लोग देख लेंगे। परमिसिबल वियर इन नक्कल नोज इन करा, नक्कल नोज में अनुमत अंतिम सीमा कितना है 10 mm है। डट कलेक्टर ऑफ द वैगन शुड बी क्लीन्ड विथ, डट कलेक्टर का मुख्य कार्य क्या है, सिलेंडर के अंदर गंदी हवाओं का जो चूसण या प्रवाह ना हो, ध्यान देंगे, मतलब कि सिलेंडर के अंदर ये धूल कण वाले वायु न जाएं, उनको रोकने के लिए डट कलेक्टर का उपयोग किया जाता है। अब उनकी जो साफ़ सफाई मेंटेनेंस जो है 3 महीने में किया जाएगा। वहीं आपसे टाइम पूछ रहा था, कह रहा है कि गाड़ी का धूल संकलन समझ रहे, संकलन माने गणना या रोकना, गणना करना, संकलन करना, इस समय के भीतर मतलब कितने समय के भीतर साफ किया जाना चाहिए, तो 3 मंथ के अंदर। करा कि यहाँ पर नोट पॉइंट देखें, यहाँ पर नोट पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। 2A टाइप, जो 2A टाइप के डट, क्योंकि डट कलेक्टर आपके 2 प्रकार के होंगे, एक होगा 2A टाइप और तीसरा होगा क्या 3A टाइप, 3A टाइप। तो 2A टाइप का रहेगा कोचिंग स्टॉक, मतलब पैसेंजर वाले में 2A टाइप का डट कलेक्टर यूज होता है, और वैगन्स में आपका 3A टाइप का रहेगा। क्या रहेगा 3A टाइप डट कलेक्टर यहाँ पर यूज इन वैगन। तो दोनों में आपको यहाँ पर क्लियर मैं बताया हूँ, 2A कोच में 3A वैगन में। अगर देखेंगे करा द मैक्सिमम परमिटेड डायमीटर ऑफ BLC वैगन व्हील, BLC वैगन गाड़ी के अधिकतम अनुमत व्यास, जो BLC बोगी लोग कंटेनर वैगन बोलते हैं, ठीक है, इसमें फ्लैट वैगन्स रहते हैं, इसको देखेंगे ये आपके फ्लैट हैं ये। अब कह रहा है कि इसकी जो साइज़ होती है व्हील की 840 mm होती है, कंडम साइज 780 mm होता है, इसे भी आप लोग जानेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि फ्लोर हाइट फ्रॉम रेल लेवल से, ये आपका जो ये है ना, ये इसकी हाइट की बात कर रहा है, ये आपका 1009 mm रहेगा। स्लैकलेस ड्राबार SDB जो आपका मैं बताया था, इसके एक यूनिट में 5 कार होते हैं, A कार 2 3 B कार होते हैं। तो जो B कार में स्लैकलेस ड्राबार या SLD या SDB जो भी आपको याद रखना है, SLD याद रखेंगे। तो स्लैकलेस ड्राबार की जो ऊंचाई होती है 845 mm होती है, आपको पहले बताया गया था। इसके जो व्हील की जो डाया है न्यू साइज 840 mm है, कंडम से कितना 780 mm कंडम होता है, ये बहुत बार पूछा है। और इसका जो एक्स्ट्रा लोड पूछा है 20.32 टन पूछा है। और हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करा टेयर वेट, A कार का जो उसमें A कार B कार है, 2 A कार और 3 B कार। तो जो A कार है आपका, ठीक है, उसका जो एक्सल लोड होता है 19 टन आपको कहीं दिखाई देगा, या 19.10 टन, या 19.1 टन या 19 टन दिखाई देगा A कार का। तो B कार क्या का 1 टन कम रहेगा, 18 टन रहेगा। कैरिंग कैपेसिटी क्या रहेगी इसकी, इसकी 61 टन रहेगी। A कार की जो लेंथ रहेगी क्या होगा 13,625 mm रहेगी A कार की। B कार छोटा रहेगा 12,212 mm रहेगा, ठीक है। लेंथ 1 यूनिट, 1 यूनिट में जितने रेक आएंगे आपके, ठीक है, उसकी जो लंबाई कितनी रहेगी 69 मीटर रहेगी 1 यूनिट। याद रखेंगे आप लोग, 1 यूनिट कितना लंबा रहेगा आपका 69 मीटर रहेगा दोस्तों। और ध्यान देंगे ये आपके 1 यूनिट में आपके 2 यहाँ पर क्या 2 BLC और 3 BLC, मतलब 2 BLC A कार है, 3 BLC B कार, वो पहले मैंने बताया था कि इसमें B कार आएंगे आपके 3 और A कार आएंगे आपके 2। लेंथ ऑफ रेक की पूरी एक रेक की जो लंबाई रहेगी और 619 मीटर, पूरा इसका जन्म कुंडली ही यहाँ पर दिया गया है। पिस्टन स्ट्रोक बार बार पूछेगा इम्पटी कंडीशन, तो आप कहेंगे 95 ± 10 mm। लोड कंडीशन में BLC वैगन्स का जो पिस्टन स्ट्रोक होगा 120 ± 10 mm होगा। इसका जो A डायमेंशन होता है BLC वैगन का वह 70 से 72 mm आपका रहेगा। BP प्रेशर की बात करेंगे इम्पटी कंडीशन में 2.2 kg/cm², लोडेड रहेगा। लोड कंडीशन में क्या होगा 3.8 kg/cm²। ये इसमें भी BMBC बोगी माउंटेड, ये अंडर स्लग में लगे रहते हैं, इसमें भी एयर ब्रेक यूज होता है। ज़रा ध्यान देंगे, इसकी मैक्सिमम स्पीड बहुत बार पूछा है, क्या बताएंगे वो 100 किमी/घंटा। तो ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, आप एक मैसेज करेंगे तो आपकी तैयारी पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगी। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स, जो कंट्रोल रिजर्वायर होता है CR, उसकी क्षमता कितनी 6 लीटर की होती है। CR का प्रेशर पूछता है 5 kg होता है। AR का पूछेगा इस रिजर्वायर का, वह कितना होता है आपका यहाँ पर 6 kg/cm² होता है, ध्यान देंगे। व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर, यहाँ पर दिया है कंट्रोल रिजर्वायर CR का 5 kg/cm²। व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ फीड पाइप 6 kg। अगर व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ ब्रेक पाइप का क्या रहेगा आपका 5 kg/cm²। अगर व्हाट इज़ द कलर ऑफ फीड पाइप,
जो फीड पाइप में कलर होता है वो आपका वाइट रहेगा। ध्यान देंगे दोस्तों, जो कट ऑफ एंगल कॉक होता है, 2 बोगियों में एयर को पास करने के लिए कट ऑफ एंगल कॉक के माध्यम से हम लोग बाईपास कराते हैं। तो जो फीड पाइप को फीड पाइप के कट ऑफ एंगल कॉक से जोड़ा जाता है। कट ऑफ एंगल कॉक की जो पहचान होगी उसके ऊपर वाइट पेंट किया रहेगा। और जो आपका ब्रेक पाइप रहेगा वह उसका कलर ग्रीन कलर का रहेगा। उसका जो कट ऑफ एंगल कॉक रहेगा उसके ऊपर ग्रीन कलर का पेंट किया रहा होगा। ध्यान देंगे आप लोग। टार्क वैल्यू ऑफ ब्रेक कैलिपर्स माउंटिंग बोल्ट ऑफ LHB, जो आपका ब्रेक कैलिपर जो होता है, ठीक है, ब्रेक कैलिपर समझ रहे हैं कि ब्रेक कैलिपर में आपका ब्रेक पैड रहता है, पीछे ब्रेक सिलेंडर रहता है। तो उसके जो उसमें बोल्ट लगे रहते हैं तो उनको टार्क कसने की जो आवश्यकता होती है तो 170 न्यूटन मीटर, एनएम क्या होगा 170 न्यूटन मीटर, ये ध्यान देंगे ब्रेक कैलिपर के लिए। ACB आपका जो ACB है एडजस्टमेंट ऑफ टॉलरेंस बिटवीन, जो आपका ACB होता है ये वैगन्स में यूज किया जाता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है ये ब्रेक ब्लॉक और मतलब व्हील ट्रेड और ब्रेक ब्लॉक के मध्य के गैप को मेंटेन करता है। इसे आप लोग ध्यान देंगे। यल टाइप ब्रेक ब्लॉक का उपयोग हम लोग वैगन में करते हैं। वैगन में हम लोग यल टाइप ब्रेक ब्लॉक का यूज करते हैं। इसका कंडम से 210 mm होता है, इसे भी नोट कर लेंगे। और हम लोग ICF में जो के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का उपयोग करते हैं उसका कंडम से 12 mm होता है। करा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू द रिड्यूस यहाँ पर ट्रैप्ड पैसेंजर इन केस ऑफ पैसेंजर ट्रेन डिरेलमेंट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग यात्री ट्रेनों से पटरी को उतरने की स्थिति में फंसे हुए यात्री को बचाने के लिए किया जाता है? तो कोल कटिंग का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर गैस कटिंग का उपयोग, प्लाज्मा कटिंग का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। कहा कि व्हाट टाइप ऑफ द कोच इज इंडिकेट बाय द NMG को न्यू मॉडिफाइड गुड्स बोलते हैं। जरा ध्यान दें, जो अपनी जो स्लीपर वगैरह GS कोचें नहीं है उसके अंदर विंडोज़ को हम लोग पैक करके हम लोग उसको NMG में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। एक NMG होता है न्यू मॉडिफाइड गुड्स, एक होता है NMGH न्यू मॉडिफाई हैवी गुड्स होता है, एक होता है NMGHS न्यू मॉडिफाई हैवी गुड्स, न्यू मॉडिफाई हाई स्पीड गुड्स रहेगा। ये समझ रहे हैं। तो इसके जो एक्सल लोड, जो उसके व्हील के एक्सल लोड होते हैं वह 16 टन के ही होते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। NMGH और NMGHS और NMG, तो 3 टाइप के इसमें आ जाते हैं। तो इनका जो मुख्य कार्य होता है मोटर कार को कैरियर के कोच के रूप में, मोटर कार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में। जैसे समझ लो यहाँ पर महिंद्रा कंपनी की कोई प्लांट है, उसको गाड़ी ट्रांसपोर्ट या सेल करना है, आप नॉर्थ में हैं या साउथ में करना है, साउथ को नॉर्थ में करना है, तो इस प्रकार के ट्रेनों में उनके सभी गाड़ियों को हम लोग ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अब न्यू NMG का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है, न्यू मॉडिफाइड गुड्स। कर मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड ऑफ इम्पिटी BLC वैगन्स, खाली इस कंडीशंस में जो BLC वैगन की स्पीड होती है 100 किमी प्रति घंटा है। देखिए यहाँ पर पूछ लिया है, वहाँ पर मैनुअल में मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। करा वर्क ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन एयर ब्रेक सिस्टम इज, आप क्या करा CR कंट्रोल रिजर्वायर का काम क्या होता है? यह मुख्य रूप से ये भाई ब्रेक सिलेंडर को चार्ज करता है। और याद रखेंगे यह DV से जुड़ा होता है। एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर का कार्य टू कंट्रोल DV वाल्व, ये DV वाल्व को भी कंट्रोल करने का काम करता है। एयर प्रेशर फॉर CR टैंक 5 kg/cm। उसका द इम्पिटी लोड डिवाइस इंडिकेटर प्लेट शो, खाली लोड संकेतक अगर खाली रहेगा तो इसको येलो इंडिकेट करेगा। ठीक है, येलो को खाली, ब्लैक रहेगा तो क्या होगा? लोडेड रहेगा। LSD लोड सेंसिंग डिवाइस के माध्यम से हम लोग ये पता करते हैं। इम्पिटी रहेगा तो येलो, अगर इंडिकेशन शो करेगा येलो तो मतलब ये इम्पिटी है, इंडिकेशन शो करेगा ब्लैक मतलब क्या है? लोडेड। करा द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिलीजिंग ब्रेक बाइंडिंग इन कन्वेंशनल A/B मतलब एयर ब्रेक सिस्टम। A/B क्या होता है? एयर ब्रेक सिस्टम इज टू। करा पारंपरिक एयर ब्रेक प्रणाली में ब्रेक बाइंडिंग को मुक्त करने का पहला कदम क्या होना चाहिए? ब्रेक बाइंडिंग का मतलब समझेंगे। ब्रेक बाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि अचानक यदि ट्रेन चल रही है उसमें ब्रेक लग जाए, आपने ब्रेक नहीं लगाया फिर भी ब्रेक लग गई, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को कहते हैं ब्रेक बाइंडिंग कहते हैं। ब्रेक बाइंडिंग होता कैसे है? WSP सिस्टम यदि सही नहीं है, काम नहीं कर रहा है तो भी हो जाएगा, ब्रेक कैलिपर जाम है तो भी हो जाएगा, या उसके फीबा वगैरह में लीकेज है तो भी हो जाएगा, या ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर कहीं क्या होगा अचानक लीकेज हो जाए तो भी होगा। तो ये सब बहुत सारे रीज़न हैं। तो यदि कह रहा है कि पहला कार्य क्या करेंगे, अचानक ट्रेन चल रही है उसमें ब्रेक बाइंडिंग हो गई, ब्रेक लग गया, तो क्या करेंगे? जो DB है उसको आइसोलेट का मतलब क्या होता है? अलग करना।
अलग हटा देंगे, डीबी को क्या करें अलग करेंगे एंड रिलीज मैनुअली, हाथ से उसको क्या करेंगे हम लोग रिलीज कर देंगे। कह रहा है कि व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ रूफ सीट इन ICF कोच। ICF कोच की जो रूफ सीट है बहुत बार पूछा, ये 1.6 mm होता है। एकदम आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से फॉल्ट नहीं मिलेंगे, ध्यान देंगे 100% आपको यहाँ पर ट्रूथ आंसर है, उसमें कोई डाउट मत रहिएगा आप लोग। 16 बार ऑफ ICF कोच कंसिस्ट ऑफ, जो 16 बार ICF कोच का पूछा है दोस्तों, तो क्या होता है जेड सेक्शन में होता है ये, ठीक है। थिकनेस ऑफ ICF 16 बार 6 mm का होता है। और इसका रहा कि विच टाइप ऑफ शेप्स LHB, यहाँ पर LHB को भी मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है कि आपको याद हो जाएगा। LHB का भी C सेक्शन में होता है, इसका थिकनेस 6 mm का होता है और किसका बना होता है RS-41 या कॉटन स्टील का। कह रहा है विथ द इंक्रीज इन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ राइड, यहाँ पर राइड इंडेक्स पैसेंजर कंफर्ट, कह रहा सवारी सूचकांक के संख्यात्मक मान में वृद्धि के साथ यात्री सुविधा क्या होगी डिक्रीज होगी। भाई वही है, अगर 60 की कैपेसिटी ट्रेन में है 600 आदमी बैठ जाएँ तो क्या होगा, उसका जो सुविधा है क्या हो तो डिक्रीज होगा ना भाई, राइडिंग इंडेक्स भी उसका क्या होगा खराब हो जाएगा। कह रहा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LSD इन BOBR वैगन, जो BOBR वैगन है उसमें LSD का फुल फॉर्म पूछा है, लोड सेंसिंग डिवाइस। कह रहा रिहेबिलिटेशन इन जो कोचों का पुनर्वासन किया जाता है वो 12 से 15 साल में किया जाता है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑयल पर डैशपॉट इन 40 mm डेप्थ इन मॉडिफाइड गाइड, नॉन मॉडिफाइड नहीं मॉडिफाइड कह रहा है, मॉडिफाइड रहेगा तो 1.6 लीटर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। वहाँ पर मैंने आपको मैनुअल में दिखाया था, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि डैशपॉट में तेल की मात्रा कितनी रहती है, यदि हाइट में 40 mm इंडिकेट करे तो आप लीटर में बताइए। लेकिन क्या वो मॉडिफाइड है, नॉन मॉडिफाइड होता ना तो क्या होता यहाँ पर 1.4 लीटर तेल होता है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगर नॉन मॉडिफाई यदि आपको मिलेगा क्वेश्चंस को नोट बनाते चलिए, आपको ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आपका मॉडिफाइड है तो 1.6 लीटर, नॉन मॉडिफाइड क्या होगा आपका 1.4 लीटर रहेगा। करा कि द व्हील गेज मेजर, पहिए का गेज मापा जाता है द डिस्टेंस बिटवीन फ्लेंज ऑफ 2 व्हील्स ऑन सेम एक्सल। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको, किसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि व्हील गेज जो है 2 पहियों के बीच फ्लेंज की दूरी को हम लोग मापते हैं, वो भी ऑफ लोड कंडीशन में, मतलब उसके ऊपर कोई लोड नहीं दिया जाएगा। व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ पोर्शन ऑफ द एक्सल, धुरी का एकीकृत, धुरी मतलब आपका वही एक्सल को धुरा बोला जाता है, तो उसका जो एकीकृत मतलब एक सामान्य जो भाग है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको जर्नल कहता है। जर्नल के ऊपर ही बीयरिंग फिट की जाती है, इसे ज़रा ध्यान देंगे। और जर्नल की जो साइज़ होती है 130.468 समथिंग 38 आपको मैंने व्हील्स में बताए हैं, आपको ध्यान देंगे, उसको आप लोग देख लेंगे। व्हाट इज़ द गैप टू बी मेंटेन बिटवीन सेंसर आर्म, जो आपका सेंसर आर्म है और जो APM है आपको यहाँ पर उसको ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो आपके सेंसर और APM डिवाइस के मध्य करक यहाँ पर APM ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस एंड साइड फ्रेम इन एम्प्टी कंडीशन, जो साइड फ्रेम है और APM के मध्य जो गैप होता है ना दोस्तों वह 104 mm का होता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। हाँ देंगे, अब ध्यान देंगे, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द WSP इन LHB कोच, जो WSP है व्हील स्किड प्रोटेक्शन बोलते हैं इसको, व्हील स्किड प्रोटेक्शन। WSP अगर कोई पहिया RPM किसी का सही है किसी का गलत है तो ऑटोमेटिक WSP इंडिकेशन देगा, या उसको सही कर देगा या तो उस पर ब्रेक लगा देगा। अगर सही नहीं हुआ तो क्या करेगा, उसको ब्रेक लगा देगा। लेकिन WSP क्या करता है, उसको सही करने का काम करता है रनिंग कंडीशन में। कहता है मैक्सिमम ड्रॉपिंग ऑफ BP प्रेशर टू द फुल सर्विस एप्लीकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको पूर्ण ब्रेक लगाना है, पूरा ब्रेक, तो जो लीकेज रेट होता है, पहले आपसे बोला कि सिलेंडर में गाड़ी में ब्रेक तब लगेगा जब उसका जो सिलेंडर का प्रेशर शून्य हो जाएगा, तभी ब्रेक लगेगा। तो जो गिरावट रहेगी या उसका लीकेज रेट सेकेंड सिलेंडर, जैसे आप लोग चैन पुलिंग करते हैं तो जिस कोच से में चैन पुलिंग करते हैं ना उसके नीचे सी टाइप की आवाज़ आती है, सी इस प्रकार से आवाज़ आती है, मतलब क्या वहाँ से बहुत तेज़ी से क्या है 8 mm और 19 mm का चोक होता है। ज़रा ध्यान देंगे, अगर PEAV की डाया पूछे आपसे ICF में, ठीक है, और या तो गॉड इमरजेंसी ब्रेक वैन, ठीक है, तो उसके जो डाया होते हैं दोस्तों 8 mm के होते हैं। यदि आपको
ASD पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस की बात करेगा। ये इसका जो चुक डाया होता है दोस्तों LHB का 19 mm का होता है, तो ध्यान देंगे। ICF का 8 mm और गार्ड इमरजेंसी अलार्म वाल का भी 8 mm होता है। मतलब ये 8 mm के चोक जो डाया रहता है उसी से इतने mm के डाया से हवा आपका बाहर निकल रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। सिलेंडर का हवा बाहर निकलेगा, सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर शून्य होगा, इमरजेंसी ब्रेक मतलब पूरा फुल ब्रेक लग जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि रेलगाड़ी में ब्रेक तब लगेगा जब सिलेंडर के अंदर प्रेशर क्या होगा, शून्य रहेगा। तो कह रहा है कि वहीं आपको मैक्सिमम हाई आप कह रहा है मैक्सिमम ड्रॉप आप BP, तो BP का जो ड्रॉप मतलब BP कितना दर से तेज़ी से कितना ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा कि आपको फुल सर्विस मतलब पूरा ब्रेक लगेगा। तो जो उसका लीकेज रेट रहेगा आपका 1.5 kg/cm² के रेट से आपका जो एयर है वो बाहर निकलेगा, तो फुल सर्विस एप्लीकेशन वहाँ पर होगा। अब नहीं यहाँ पर इंडिकेशन इसको नोट करके आगे बढ़िएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। B ग्रुप A ग्रुप इतने एग्जाम होते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। करा कि रिडक्शन इन BP प्रेशर, करा रिडक्शन मतलब कमी BP प्रेशर मतलब ब्रेक जो आपका ब्रेक पाइप का प्रेशर है, ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है, कराए कि फॉर मिनिमम एप्लीकेशन मतलब कम एप्लीकेशन मतलब कि यदि नॉर्मल ब्रेक यदि सबसे कम ब्रेक तब लगेगा जब उसका जो लीकेज रेट रहेगा 0.5 से 0.8 kg/cm², तो मिनिमम ब्रेक लगेगा। अब करा कि रिडक्शन इन BP प्रेशर अब फुल सर्विस एप्लीकेशन, करा फुल सर्विस एप्लीकेशन, तो फुल सर्विस क्या होगा, तो ये 0.8 से 1 रहेगा, क्या होगा 0.8 से 1 kg, तो क्या होगा फुल सर्विस एप्लीकेशन रहेगा। अब करा कि रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, भाई आपातकाल में ब्रेक लगाना है तो लीकेज रेट और ज़्यादा होना चाहिए, तो क्या होगा 1.5 से 3.8 kg/cm² रहेगा इमरजेंसी में। करा इन ट्विन पाइप सिस्टम द एयर प्रेशर शुड बी, जो भाई ट्विन पाइप हो चाहे आपका 3 पाइप चाहे जो भी पाइप हो, एक दिल्ली रिजर्वायर एयर का प्रेशर 6 kg का होता है, नोट कर लेंगे आप लोग। CR का प्रेशर आपका 5 kg का होता है। कट ऑफ एंगल काक बहुत बार पूछा है, जो कट ऑफ एंगल काक होता है ये आपके BP फीड पाइप दोनों से जुड़ा होता है। मैंने बोला एक कोंच का दूसरे कोंच में फीड पाइप और ब्रेक पाइप का जो कनेक्शन होता है दोस्तों, वह क्या रहेगा आपका आपका कट ऑफ एंगल काक के माध्यम से ही होता है। कट ऑफ एंगल काक उसको ऐड करता है उसको आगे बढ़ाने के लिए। द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो सिंगल कार टेस्टिंग है, ठीक है, अब कह रहा है कि जो उसका लीकेज रेट है सिंगल कार टेस्टिंग का शुड नॉट मोर देन मतलब 0.2 kg/cm² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसे ध्यान देंगे। कह रहा इन इमरजेंसी एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर यहाँ पर राइजेस फ्रॉम। अब कह रहा है कि आपने इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन लगा दिया, उसके बाद सिलेंडर का प्रेशर किस रेट से भरना चाहिए, ठीक है, तो 0 से 3.6 kg/cm², मतलब 0 से 3.6 kg का प्रेशर सिलेंडर में भरने के लिए 15 से 20 सेकंड का समय जाएगा। कहा कि आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वायर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम, तो जो कंट्रोल रिजर्वायर जो CR होता है, करा ब्रेक जब ब्रेक आपको लगाना है तो मैंने क्या बोला, सिलेंडर का प्रेशर बाहर निकलना चाहिए, तो आपका जो CR से प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाता है, तो ये क्या होगा, ब्रेक BC ने CR का कनेक्शन किससे रहता है, BC से, ब्रेक सिलेंडर से रहता है। लेकिन आपको क्या करना है, अब यहाँ से इसके कनेक्शन को क्या करना है, डिसकनेक्ट करना है, तो क्या होगा, दोनों अलग हो जाएंगे, तो सिलेंडर का प्रेशर बाहर निकल जाएगा वातावरण में, ध्यान देंगे आप लोग। करा ऑयल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन, करा जो तेल सख्त वर्जित या सख्त मना है या निषिद्ध है CBC के लिए। कपलर हेड नकल एंड लॉक ऑफ CBC, करा ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द कोचेस शुड बी, यदि हम लोग कोच को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं तो इनका जो अलाइनमेंट स्ट्रेट सीधा होना चाहिए, और जो लोको की स्पीड होती है दोस्तों वह 2 से 3 किमी/घंटा होना चाहिए। ये बहुत बार पूछा है। दो कोचों को इंजन के साथ जोड़ना है या इंजन को कोच के साथ जोड़ना है तो उनको सीधी अलाइनमेंट में मतलब स्ट्रेट रेखा में होना चाहिए, और ट्रेन जो अपना लोको का जो स्पीड मतलब इंजन की जो स्पीड होनी चाहिए 2 से 3 किमी/घंटा होनी चाहिए। द ICF बफर प्लंजर इज मेड ऑफ, बफर से जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन नीचे में आपको मिलेंगे। आपका जो प्लंजर होता है ICF का दोस्तों कास्ट स्टील का बना होता है।
मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक कितना 127 में होता है। इसको नोट कर लीजिए, जब दो कोच आपस में टकराते हैं तो उसका जो बफर होता है अंदर बाहर जाता है, तो वहीं स्ट्रोक होता है। उस मैक्सिमम कितना होता है 127 mm। मैक्सिमम बफर प्रोजेक्शन, मैक्सिमम बफर प्रोजेक्शन 635, मिनिमम बफर प्रोजेक्शन 550, ये दोनों बार बार पूछा है। और डाया जो बफर का होता है ये बहुत बार पूछा है 857, यही आपका बफर है, ये अंदर बाहर जा रहा है इतना, यही 127 mm क्या होता है, इसका पिस्टन होता है। ज़रा ध्यान देंगे, इसका जो डाया मतलब यहाँ से जो यहाँ तक इसका जो डाया है, ठीक है, ये कितना होता है आपका 457 mm होता है। अगर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बफर एट वन एंड, दो बफर के बीच की जो दूरी एक तरफ होती है 1956 में होती है, भी बार बार पूछा है। आपका जो बफर प्लंजर होता है मेड ऑफ कास्ट स्टील। क्वेश्चन नेक्स्ट करा कि देखेंगे, करा इफ़ द स्पीड ऑफ ऑल एक्सल इज डिफरेंट, करा कि जो सभी एक्सल है उसकी स्पीड क्या डिफरेंट है, अलग अलग है। ए कोच ड्यूरिंग द इमरजेंसी ब्रेकिंग द डंप वाल्व विल रिस्पॉन्ड, तो इमरजेंसी ब्रेकिंग समय जो आपका डंप वाल्व होगा ना, जितने डंप वाल्व होंगे सभी क्या होंगे, सभी प्रतिक्रिया देंगे, सभी एक्टिव हो जाएंगे। ये तो कॉमन सी बात है भाई, तो इसका आंसर यही है, ऑल डंप वाल्व ऑफ द कोच, ठीक है, जो प्रतिक्रिया देंगे क्या, सभी डंप वाल्व प्रतिक्रिया देंगे, मतलब सभी एक्टिव, सभी काम करेंगे। करा कि व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड जामिंग द ब्रेक कैलिपर, अब कह रहा है कि ब्रेक कैलिपर के जाम होने से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, भाई क्लीन करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, लुब्रिकेटिंग, मिडिल पिन क्लीनिंग, लुब्रिकेटिंग, ब्रेक शू, पीरियोडिक चेक, ये सब करेंगे। इसका भाई इसका जो कुछ मेंटेनेंस मैनुअल है उसको उसके हिसाब से उसको साफ़ सफाई, क्लीनिंग और उसका ग्रीसिंग, ये सब कुछ करेंगे। आगे देखेंगे, करा इफ़ हैवी स्क्रैच मार्क्स आर अपीयर्स ऑन द ब्रेक डिस्क, ब्रेक डिस्क के मध्य अगर स्क्रैच कोई हैवी आपको दिखाई दे रहा है तो रीजन क्या हो सकता है, कोई बाहरी कड़ फंसा हो, ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क के मध्य कोई बाहरी कड़ आएगा, इसी कारण से स्क्रैच होगा ना भाई। करा कि इसका कारण क्या हो सकता है, करा कि द फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट बिटवीन ब्रेक पैड, वही बात है कि बाहरी कड़ मौजूद हो जाए ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क के मध्य। करा कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एंटी क्लाइमिंग इन केस ऑफ एलएचबी, एंटी क्लाइमिंग का मतलब ये होता है कि एक्सीडेंट के समय एक दूसरे के ऊपर उसको ओवरलैप होने से क्या करना, रोकना, प्रिवेंट करना। करा कि द कलर ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट फॉर द प्रीमियम एंड टू एंड रेक इज, करा प्रीमियम एंड टू एंड रेक के लिए ब्रेक पावर परसेंट का रंग क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। ब्रेक पावर प्रमाण जो बीपीसी का जो कलर होता है, बीपीसी को ब्रेक पावर सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है। यदि आपका प्रीमियम है तो इन टू इन रहेगा, तो उसका जो ब्रेक पावर जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसका कलर क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा। आपका कलर ऑफ बीपीसी ऑफ सीसी रेक, आपके जो सीसी रेक होंगे उनका जो क्या होगा, रेक उनका कलर क्या होगा, बीपीसी का येलो कलर रहेगा। एंड ऑफ करा कि इन टू एंड वैक्यूम ब्रेक, क्योंकि वैक्यूम ब्रेक का भी वैगन्स में यूज होता है तो उसका कलर पिंक होगा। इन टू एयर ब्रेक, इन टू एंड एयर ब्रेक रहेगा तो क्या ग्रीन कलर रहेगा। करा कि यहाँ पर एच पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम, करा 5वां और 6वां जो है नंबर आपको क्या इंडिकेट करते हैं। अब 5वां क्या करता है, वो सीरियल नंबर चेक करता है, और ये जो 6वां रहता है वो चेक करता है कि सभी डिजिट सही है या गलत। देखेंगे आपको यहाँ पर मिलेगा, एकदम एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पर लिया हूँ मैन्युफैक्चरिंग ईयर। देखेंगे उदाहरण, यदि किसी वैगन का नंबर क्या है, यहाँ पर 11-08-21-00-535 है, तो इसको एग्जाम्पल के समय मैंने बताया है कि जो पहले के 2 अंक होंगे, करा वैगन का प्रकार की जो 2 अंक है, वैगन का प्रकार मतलब टाइप ऑफ वैगन, वैगन कैसा है, टैंक वैगन है, ओपन वैगन है, क्लोज वैगन है, तो फ्लैट वैगन है, तो कैसा है, बॉय वैगन है, तो किस प्रकार का वैगन है, पहले 2 अंक बताएंगे। अब जो 08 है उसके बाद ये स्वामित्व बताता है कि किसका है, ये नॉर्थ रेलवे का है, साउथ रेलवे का है, वेस्टर्न रेलवे का है, एनआर का है, ईआर का है, सीआर का है, तो यही बताएगा। उसके बाद जो आपका 2021-2022 ये इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर में किस साल बना है, ये 2021 में बना हुआ है। अब क्या है, ये देखेंगे 000053, ठीक है, ये क्या सीरियल नंबर बताता है, वो मैंने बताया सीरियल नंबर बताता है। ये एक चेक डिजिट, ये क्या करता है, ये सबको चेक करता है कि सभी सही है या नहीं।
आखिरी वाला, द कलर ऑफ फीड पाइप का कितना होता है, वो आपका वाइट सफ़ेद होता है। करा कि द ट्रेन द मेन बीपी प्रेशर इन ब्रेक वैन ऑफ वर्किंग ट्रेन विथ 56 वैगन ईच। करा कार्यरत ट्रेन के 56 डब्बों वाले ब्रेक वैन में मुख्य बीपी दबाव कितना होगा। अगर 56 है तो उसका जो बीपी दबाव 4.8 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, आखिरी डब्बे का। अब करा कि व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड सेंसर ऑन वाटर टैंक ऑफ एलएचबी कोच। जो सेंसर होता है वो उसके माध्यम से मालूम होता है कि वाटर का लेवल कितना है, कैसे है, कितना भरा है, कितना खाली है। करा टू प्रोवाइड सिग्नल टू पंप कंट्रोल, पंप नियंत्रण को सिग्नल प्रदान करने के लिए सेंसर का उपयोग किया जाता है। इसमें आपको WRE भी रहता है, वाटर राइजिंग एपरेटस रहता है, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर भी आपको बताने का काम करता है। नीचे से ऊपर तक पानी को चढ़ाने के लिए 30 लीटर का ऊपर रहता है एलएचबी कोच में, ठीक है, शौचालय के ऊपर, और 695 लीटर का नीचे रहता है। तो उसमें मोटर की सहायता से पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं हम लोग। तो आगे देखेंगे इन विच ऑर्डर आर द, यहाँ पर स्टेशन अनाउंसमेंट मेड, करा कि स्टेशन की जो घोषणाएं किस क्रम में की जाती है। तो कह रहा कि ट्रिंगुअल, अब वहाँ पर हिंदी, रीजनल एंड इंग्लिश, जरा ध्यान देंगे। तो ये क्या होगा, आपके 3 भाषा में होगा। पहले जो अनाउंसमेंट किया जाएगा आपकी जो वहाँ की लोकल भाषा है उसमें अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद आपके हिंदी में होगा, लास्ट क्या होगा आपके इंग्लिश में होगा। अब कह रहा है कि कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाई, कोचिंग स्टॉक की जो आपका दुर्घटना होता है जिसमें मानव जीवन शामिल था, इसकी जांच CRS के माध्यम से होता है। CRS कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी बोलते हैं इसका फुल फॉर्म। करा कि फॉर फाइंडिंग व्हाट डिफेक्ट UST इज डन, UST अल्ट्रासोनिक टेस्ट बोलते हैं, इसका इंटरनल क्रैक को ज्ञात करने के लिए हम लोग UST करते हैं। और ज़रा ध्यान देंगे, व्हील टाइपिंग जो होता है ना, हायर बहुत पतली क्रैक या दरार को ज्ञात करने के लिए हम लोग दोस्तों व्हील टाइपिंग करते हैं। व्हील टाइपिंग बहुत हल्की दरार को ज्ञात करने के लिए, UST इंटरनल क्रैक को फाइंड करने के लिए, MPT मैग्नेटिक पार्टिकुलर टेस्ट ये बाहरी क्रैक को ज्ञात करने के लिए, एक होता है DPT डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, इसकी भी सहायता से हम लोग बाहरी क्रैक को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट न्यूमेटिक फोर्स इनटू द मैकेनिकल फोर्स। अब भाई आपके अब न्यूमेटिक फोर्स को मैकेनिकल या यांत्रिक ऊर्जा में जो कन्वर्ट करता है आपका ब्रेक सिलेंडर करता है। कौन करता है? ब्रेक सिलेंडर। न्यूमेटिक शक्ति को यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है आपका ब्रेक सिलेंडर कन्वर्ट करता है। करा कि व्हील्स ऑफ एलएचबी कोचेज आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग्स। का एलएचबी कोचों के पहियों में किस प्रकार के बियरिंग लगाए जाते हैं? तो भाई कैरेक्टर स्टेपर रोलर बियरिंग, इसे दोस्तों CTRB बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलेंगे। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी रीजन ऑफ अनकपलिंग ऑफ CBC ऑन रन। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी कारण पर CBC के अनकपलिंग का मुख्य कारण नहीं है। करा कि वो कर्वेचर ऑफ ट्रैक, पटरियों की वक्रता अनकपलिंग का मुख्य कारण नहीं है। आगे देखेंगे अनकपलिंग वहीं समझ रहे, मतलब कि चलते चलते ट्रेन, यदि ट्रेन की जो कपलिंग निकल जाती है या छूट जाती है तो उसका मुख्य कारण ये नहीं है क्या? पटरियों की वक्रता, उससे उसका कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यहाँ पर प्राइमर एप्लीकेशन इन द पेंटिंग सिस्टम ऑफ कोचेज ऑफ वैगन्स। जो आपकी पेंटिंग होती है प्राइमर से, क्या होता है? प्राइमर से। जो प्राइमर क्यों किया जाता है? प्राइमर इसलिए किया जाता है कि जो बारिश के समय जो उसके ऊपर पानी वगैरह गिरता है तो कोरोजन होने की जो संभावना होती है उसको प्रिवेंट करता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग प्राइमर से पेंट करते हैं। वहीं का आधार धातु का क्षरण व रोकथाम। करा टियर वेट ऑफ रेलवे वैगन्स ईच। कर रेलवे वैगन का जो टेयर वजन है, टेयर वजन मतलब क्या? खाली भाई, वेट ऑफ वैगन इन एम्प्टी कंडीशन। तो टेयर का मतलब होता है खाली। इन ए रेलवे वर्कशॉप अंडर CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम। करा इसेंटियल करा कि इनडायरेक्ट वर्कर्स आर चार्जेड इंसेंटिव एट द रेट ऑफ, तो उनको 80% मिलता है यार।
ठीक है, जो डायरेक्ट में रहते हैं उनको 100% मिलता है, 80% ऑफ द डायरेक्ट वर्कर। एयर डैम्पर्स इज फिटेड ऑन, एयर डैम्पर्स जो होता है, ठीक है, वो आपके बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बोगी फ्रेम, अंडर फ्रेम और बोगी फ्रेम के मध्य डैम्पर फिट किया जाता है, ठीक है। और ये जो बेसाल्ट ग्रे कलर का होता है, जरा ध्यान देंगे, बेसाल्ट ग्रे कलर का होता है एयर डैम्पर। PESD स्टैंड फॉर, PESD का मतलब पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है। हाउ मैनी ब्रेक डिस्क प्रोवाइडेड ऑन LHB कोच आर, LHB कोच में ब्रेक डिस्क करा है, एक एक्सल पर 2 ब्रेक डिस्क आपके लगे होते हैं। तो एक कोच में जो है 4 व्हील लगे रहेंगे, 1 2 3 4 व्हील, इसमें भी 2 ब्रेक डिस्क, 2 इसमें भी 2, सब में 2 रहेंगे, तो 4 व्हील क्या होगा आपका, 4 दूना 8 रहेगा, तो वहीं 8 ब्रेक डिस्क लगे होंगे। करा विच केमिकल इज रिकमेंडेड टू द क्लीन द वाटर टैंक ऑफ LHB कोच, तो LHB कोच में जो वाटर टैंक होते हैं तो उसको कौन सा केमिकल रिकमेंड किया जाता है उसको साफ़ करने के लिए, तो यहाँ पर विनेगर या उसको सिरका से साफ़ किया जाता है। इसके सहायता से क्या होता है ना कि उसके जो मटेरियल्स हैं उसको घटाव या काटने का काम बिल्कुल नहीं करता, ये साफ़ करेगा सिर्फ। व्हाट इज़ द पर्पस टू प्रोवाइड प्राइमरी डैम्पर्स, जो प्राइमरी डैम्पर्स होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो भाई इम्प्रूव प्राइमरी सस्पेंशन, ये बहुत ज़्यादा इनका मुख्य भूमिका होता है, जो कंट्रोल आर्म में फिट किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल आर्म के पास आपका प्राइमरी सस्पेंशन जो ये डैम्पर है इसका उपयोग किया जाता है। और ये आपकी एक जो बोगी रहेगी, एक बोगी में ये 4 होते हैं, तो अगर आपसे यहाँ पर पूछे कि एक कोच में एक बोगी की बात करेंगे तो आपका जो प्राइमरी डैम्पर होता है फर्स्ट, यानी P फॉर प्राइमरी डैम्पर कितने होते हैं, 4 होते हैं। एस फॉर सेकेंडरी डैम्पर कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं। और आपके ER डैम्पर कितने होते हैं भाई, ER डैम्पर आपके 2 होते हैं। और लेटरल डैम्पर ELT, लेटरल ELP बोलेंगे, ELD लेटरल डैम्पर्स में 1 होते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 4 2 6 2 8 ठीक है 9। तो एक बोगी में कितने होते हैं, 9। अगर एक कोच की बात करें तो 18 डैम्पर यूज होते हैं। अब कितने टाइप के डैम्पर्स यूज होते हैं, इसमें आपके 4 प्रकार के हो गए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ER डैम्पर और लेटरल डैम्पर। तो आपको ये सभी चीज़ों को याद करना होगा। आप कह रहा है कि नंबर ऑफ CBC गेज, आर का CBC गेज की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वह 0.01 होता है। आगे देखेंगे, कह रहा है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल बेस फायर, जो इलेक्ट्रिकल बेस फायर के जो यदि भाई मतलब इलेक्ट्रिकल से संबंधित यदि कोई आग लग गई तो उसमें जो एक्सटिंग्विशर रहेगा हम लोग फोम टाइप नहीं यूज करेंगे, DCP टाइप 5 एक्सटिंग्विशर उसमें यूज होता है। DCP, इस DCP बोलते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर बोलते हैं। तो यदि आग, बिजली से आग लगी है तो उसमें हम फोम एक्सटिंग्विशर नहीं यूज करेंगे, उसमें DCP ड्राई केमिकल पाउडर हम लोग इस प्रकार का हम लोग एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। इसकी जो रिफिलिंग होता है भाई 1 साल में होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कहा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ बायोटॉयलेट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होती है एनारेबिक होती है और ये ऑक्सीजन रहित समझ रहे, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ भी ये जिंदा रहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर सिस्टम इंटरफेस जलापूर्ति। अब देखेंगे ये आपके एनारेबिक मतलब आपका जो बायो टैंक है उससे संबंधित यहाँ पर कंटेंट दिया गया है जोरदार। वातानुकूलित डिब्बों में शौचालय के फर्श से लगभग यहाँ करा 2030 मिमी की ऊंचाई पर प्रत्येक शौचालय पर 30 लीटर क्षमता की एक टैंक उपलब्ध है। जरा ध्यान देंगे, मैंने पहले बोला जो टैंक ऊपर आपका रहता है शौचालय के ऊपर 30 लीटर की रहती है, जबकि गैर यहाँ पर AC मतलब आपका नॉन AC जो आपका जनरल या स्लीपर है उसमें समान ऊंचाई पर 390 लीटर टैंक उपलब्ध रहता है। कितना, उसके ऊपर ही कितना रहेगा, 390 लीटर का रहेगा। आबादी बहुत ज़्यादा रहती है उस टाइप के कोच में। करा कि इनमें अंडर फ्रेम माउंटेड मुख्य पानी की टंकियों से नीचे उसके अंडर फ्रेम में पानी की टंकियाँ रहती है, ठीक है। अब कह रहा है कि वो पंप के द्वारा, आपको पहले बता, पंप के द्वारा उसमें मोटर रहता है, वह ऊपर उसको चढ़ाने का काम करता है। न्यूमेटिक आपूर्ति करा शौचालय प्रणाली के प्रत्येक विशेष रूप से कोच में एक 75 लीटर का, ठीक है। आपको मैंने बोला आपको जो एक्सिलरी रिजर्वायर जो AR टैंक होते हैं, ठीक है, उनकी कैपेसिटी दोस्तों 200 लीटर की होती है। कितना होती है, 200 लीटर की। इसमें 125 लीटर का जो रहता है एयर टैंक, एयर माने हवा,
वह आपके ब्रेकिंग पर्पज बीपी ब्रेकिंग पर्पज में यूज होता है। और जो 75 लीटर का रहता है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके टॉयलेट सिस्टम के लिए होता है। किसके लिए होता है? टॉयलेट सिस्टम के लिए यूज होता है। ये एयर एक्सचेंज रिजर्वायर, ये क्या है? सभी एयर है, प्रेशर, इसी से एयर से ही प्रेशर रहेगा। जब एयर का प्रेशर रहेगा ना, तो हवा ज़्यादा रहेगा, पानी कम रहेगा। और वही बात हो रही है यहाँ पर। प्रावधान कर रहा है कि विशेष रूप से 75 लीटर संग्राहक रिजर्वायर के प्रावधान के साथ 6 किलोग्राम प्रति सेमी के फीड पाइप से जुड़े कोच में लगभग 15 लीटर प्रति मिनट की सीमित मात्रा में वायु आपूर्ति उपलब्ध कराती है। वायु की आपूर्ति करता है ये। अब देखेंगे बिजली की आपूर्ति, उसके लिए 110 वोल्ट डीसी बिजली की सप्लाई होती है मोटर के लिए। जो मोटर आपका नीचे लगा है पानी को उतार चढ़ाव के लिए, ठीक है, 110 वोल्ट डीसी करंट की ज़रूरत होती है। आगे चलेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा है कि आपसे बायो टैंक के विषय में यदि पूछे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई 1105 mm, चौड़ाई 720 mm, ऊंचाई 540 mm होता है। और टोटल वॉल्यूम ये बहुत बार पूछा है, सेकेंड नंबर वाला। जो टैंक का वॉल्यूम आयतन होता है 400 लीटर का होता है, लेकिन जो यूज होता है ना, जो उसमें पानी वगैरह मल वगैरह रहते हैं, ठीक है, वो 300 लीटर में ही रहते हैं। 100 लीटर उसका खाली रहता है। आगे देखेंगे एम्प्टी टैंक वेट, जो खाली टैंक का वजन भाई 110 kg आपका रहता है, और जब फुल टैंक रहेगा तो 410 kg रहेगा। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेल लेवल से इसकी ऊंचाई पूछता है। पटरी से ऊंचाई कितनी रहती है? 220 mm। एक लाइक करिएगा आप। अब करा कोच कोड ऑफ AC 3 टियर इकोनॉमिक क्लास AC, करा 3 टियर इकोनॉमिक क्लास का कोच कोड क्या होता है? एल रहेगा, LHB, W फॉर वेस्टिबल रहेगा आपका, AC और CN, AC CN 3 टायर रहेगा। अगर सिर्फ आपका EL W CN रहेगा, यहाँ पर LHB वेस्टिबल, CN आपका जनरल आ जाएगा। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पर C एक होता है CW, एक होता है CZ, दोनों में समझेंगे। CZ को टेयर कार कहते हैं, CW को आप लोग क्या करते हैं? 2 टायर कहते हैं। तो इन चीज़ों को समझेंगे। अब यहाँ से देखेंगे ना, डाटा बना लेंगे, क्योंकि ये डाटा उन्हीं को मिल पाएगा जो बच्चे हमसे जुड़े हैं। करा फर्स्ट AC का जो आपका देखेंगे, ये L फॉर LHB, W फॉर वेस्टिबल, G फॉर सेल्फ जनरेट, या फॉर फर्स्ट AC LHB का रहेगा। उसमें 24 सीट होती हैं, कितनी? 24 बर्थ रहती हैं। अब करा AC 2 टायर स्लीपर। अब AC 2 टायर रहेगा, तो यहाँ पर देखेंगे CW, मैंने आपको बोला CW क्या होता है? आपका 2 टायर होता है। CZ चेयर कार होता है। तो आपका LHB के जो आपके 2 टायर होते हैं, उसमें 52 से 54 बर्थ होते हैं। ये LHB जो 3 टियर होता है, LHB वेस्टिबल सेफ जनरेटिंग AC CN मैंने बोला आपका 3 टायर में कितना? 72 बर्थ रहेगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर AC 3 टायर इकोनॉमिक सब कुछ रहेगा। यहाँ पर E आपका जुड़ जाएगा, 83 बर्थ रहेगा। नॉन AC सेकेंड क्लास स्लीपर आपका CN सिर्फ रहेगा, 80 बर्थ रहेगा इसमें। AC चेयर का CZ रहेगा कहीं ना कहीं, देखिए C और Z, यहाँ पर CZ आपका मिला। LHB वेस्टिबल सेल्फ जनरेटिंग CZ AC जो रहेगा चेयर कार में 78 बर्थ रहेगा। तो इस प्रकार से इन सबको आप याद कर लेंगे। करा कि इन द टैंक वैगन क्लोज द वेपर्स एक्सट्रैक्टर कॉक आफ्टर, कर टैंक वैगन में वाष्प निष्कासन का नल वाल्व बंद करें। लोडिंग के समय इसको बंद कर देंगे आप लोग। यहाँ पर कार्ट्रिज इज यूज टू DCP टाइप फॉर इंस्टिट्यूसर, ठीक है। DCP ड्राई केमिकल पाउडर के बाद कार्ट्रिज का उपयोग DCP प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। ये अमोनिया गैस का उपयोग आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है। शीतल जो आपके कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं, इसमें भी अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। करा कि व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट, व्हील टैपिंग का उपयोग किया जाता है। आपको देखिए मैंने समझाया था, व्हील टैपिंग से बहुत पतली दरार, बाल की तरह दरारें, उनको ज्ञात करने के लिए व्हील टैप, देखिए एनी आपका हेयर क्रैक, कोई भी बाल जैसी दरार, उसको ज्ञात करने के लिए व्हील टैपिंग किया जाता है। टू रिस्ट्रिक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नो एज, करा इंजन और पावर कार के बीच वर्टिकल स्लाइडिंग को रोकने के लिए इस उपकरण को कहा जाता है प्रतिबंधक या रिस्ट्रिक्टर कहा जाता है। करा कि द क्लासिफिकेशन ऑफ भारत नाट्यम ओरिजिनेट्स, यहाँ पर फ्रॉम, करा क्लासिक नृत्य भारत नाट्यम की उत्पत्ति कहाँ हुई? तमिलनाडु में हुई। करा कि द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड, भाई अब मतलब अकेला, सिर्फ उसने, ऐसा कौन था जो सिर्फ अकेला था, मतलब 4-5 लोग मिलकर नहीं खेले, अकेला आदमी था जो वह आपका ओलंपिक था जीता, अभिनव बिंद्रा थे, निशानेबाज थे। द लार्जेस्ट, करा कि द लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया बाई सीटिंग कैपेसिटीज, भारत, करा कि भारत में बैठने की क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेडियम
आपका जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है, गुजरात में है। 1 लाख की कैपेसिटी है, ये नई स्टेडियम नहीं है, इसको मॉडिफाई किया गया, इसको तोड़कर बड़ा बनाया गया। विच रिवर फॉर द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा नदी बनाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब करा कि द यहाँ पर आथर ऑफ द इंडिया, यहाँ पर इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, भारतीय राष्ट्रगान जो वंदे मातरम है उसको कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था। इसको जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। करा द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, इस भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील चिल्का झील, ये उड़ीसा में है। यहाँ पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। डू और डाई वाज गिवन ड्यूरिंग विच मूवमेंट, करो या मरो, यह नारा किस आंदोलन के समय दिया गया था, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। आगे चलेंगे। करा किसी वृत्त की त्रिज्या 0.7 mm है, ऊंचाई 20 यहाँ पर मीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h होता है। इसमें वैल्यू फिट कर लेंगे, आप लोग मान निकाल लेंगे। 2 रहेगा आपका, पाई की मान कितना 22/7, आर की वैल्यू क्या होगा आपका यहाँ पर 0.7, एच क्या आपका यहाँ पर 20 होगा, ये कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 0.1 आ जाएगा। 22 दूना 44 यानी कि 4.4 इंटू करेंगे 20 करेंगे, 44 दूना क्या होगा 88, और ये 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, क्या होगा 88 मीटर होगा आपका। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। करा द HIV एड्स वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाई, HIV एड्स वायरस किसके द्वारा संचालित नहीं होता है, हाथ मिलाने से, लेकिन हाथ मिलाने से नहीं फैलता है भाई। करा कि एक 725 मीटर लॉन्ग ट्रेन पास थ्रॉट ए 335 मीटर लॉन्ग टनल, कोई आपका टनल है, सुरंग है और 235 मीटर लंबी है, तो 725 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, टनल कितना है 235 mm, क्योंकि जब रेलगाड़ी किसी लंबाई और ऊंचाई, आपसे मैं पूछूं आप लंबे हैं कि ऊंचे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप लंबे हैं कि ऊंचे हैं। यदि हम पूछें कि भाई आप बताइए आप कितने फीट लंबे हैं या कितने फीट ऊंचे हैं, आप कंफ्यूज जाएंगे, नहीं बता पाएंगे, आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि मैं मैथ पे पढ़ाता हूँ। एक मेरा चैनल है, आप देखेंगे तो TDA UP, वहाँ पर मैं स्पेशल मैथ वगैरह पढ़ाता हूँ, PSI वगैरह लोगों, रेलवे वगैरह ये सब चलता है उस पर। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि आप लंबे हैं या ऊंचे हैं आप नहीं समझ पाएंगे। यदि हम 2 रेखाएं खींच दें तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि हाँ सर मैं तो ऊंचा हूँ। क्या हैं आप, ऊंचे हैं, क्योंकि लंबाई एक रेलगाड़ी में होती है, सुरंग में होती है और एक प्लेटफॉर्म में होती है लंबाई, आप ऊंचे हैं, ध्यान देंगे। तो जब रेलगाड़ी किसी लंबाई वस्तुओं को पार करती है तो अपनी लंबाई और वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। लंबाई वाली है ना ये, क्योंकि ट्रेन में लंबाई है, सुरंग में भी लंबाई होती है, तो इस प्रकार की वस्तु को जब पार करेगी तो दोनों दूरी को क्या करती है, हम लोग जोड़ देते हैं। तो क्या होगा आपका 700 2 935 25 60 960 mm हो गया आपका, दूरी हो जाएगा। और कह रहा है कि 40 रेलगाड़ी गति क्या होता है, 4 दूरी बटा समय कितना पे 48 है, 48 दूना 96 20 आ जाएगा, क्या मीटर पर सेकेंड किमी प्रति घंटा में दिया है, तो उल्टा कर देंगे इसको, 20 रहेगा, 5/18 को उल्टा करेंगे 18/5 रहेगा, 18 हो जाएगा ऊपर, 5 नीचे, 5 से चौके 20, 18 चौके 72 आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, सब कुछ सवाल नहीं है आप लोगों के लिए, बस पढ़िए। किसी वृत्ताकार करा मैदान की त्रिज्या इतना मीटर है, कोई धावक उसकी परिधि पर, भाई जब उसके परिधि पर घूमेगा, वृत्त की परिधि यही होती है, जो रेखा नहीं खींचा हूँ मैं इसी को बोलते हैं वृत्त की परिधि बोलते हैं, और इसके बीच का जो खाली स्थान है ना बस उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। ज़रा ध्यान दें, तो आज समझ गए होंगे आप लोग कि परिधि क्या होती है। मैंने क्या बोला, वृत्त की परिधि क्या होती है, ये जो एक धागा दिखाई दे रहा है काला काला लाइन, इसी को वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी, वृत्त की एक परिधि होगी, तो एक परिधि के बाद निकालेंगे 10 से गुणा करेंगे 10 चक्कर का निकल जाएगा। जो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है, 2π की वैल्यू क्या होती है 22/7, r की वैल्यू क्या आपका यहाँ पर 35 है, ठीक है। 5 7 7 5 35, 22 5 110, 11 दूना 20, 11 दूना 22 क्या होगा 220, क्या एक चक्कर में 10 चक्कर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। A can do a piece of work in the 12 days, he work it for the 6 days and left, and then be finished it is 10 days। आप कह रहा है कि A 12 दिन में काम कर सकता है, उसने 6 दिन काम किया। भाई 12 दिन में पूरा काम कर सकता है, 6 दिन काम किया मतलब आधा काम किया। देखेंगे कोई चीज़ होता है ना, तो जैसे कि हम आपको बताएं कि बहुत समय लगेगा, आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ मैं। चलिए 12 दिन में काम करता है, जो टोटल काम 12 दिन है, उसने कई दिन काम किया 6 दिन काम किया, तो 6 ऊपर हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा, 1/2 हो गया। आधा काम किया तो शेष काम कितना बचेगा, 1, एक काम 1 होता है, 1 में से 1/2 आप माइनस करेंगे, क्या होगा आपका 1/2, यही आधा काम बचा। अब ये करा आधा काम जो बचा है, करा कि और फिर भी 10 दिन में करता, आधा काम करता है 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा ना भाई,
या फिर आधा काम करता है 10 दिन में। हम लोग बच्चे नहीं हैं, आप लोग अच्छे आदमी हैं, तो ऊपर हो जाएगा पूरा काम निकालने के लिए। जब पूरा काम निकालेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो क्या होगा आपका 10 गुना के 20 आ जाएगा। या ऐसा समझिए ना, आधा काम करता है एक, आधा काम कर दिया या मतलब काम करता है 12 दिनों में, 6 दिन काम किया, आधा काम कर दिया, आधा काम बचा, आधा काम भी करता 10 दिन में, तो पूरा काम कितना करेगा 20 दिन में करेगा। फिर करा दोनों मिल के कितने दोनों में करेंगे, तो दोनों मिलेंगे तो ये अकेले 12 दिन में करता है, ये करता है 20 दिन में करता है। तो इसका ट्रिक होता है उल्टा हो जाएगा, यानी क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x इंटू वाई, क्या होगा x इंटू वाई अपन क्या होगा x प्लस वाई। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, दोनों मिलकर जो कार्य करेंगे तो क्या होगा आपका 12 गुने क्या होगा 20, 12 20 क्या होगा आपका 32 हो जाएगा यहाँ पर। तो 32 को देखेंगे हम लोग, या यदि इसको काटेंगे 4 से, 4 तो हैं 12, 4 बट्ठे 32, ठीक है, 4 पंजे 20, 4 दूना के 8, 5 तो यहाँ 15 बटा के 2 जब करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7.5 यहाँ पर है। आगे चलते क्वेश्चन नेक्स्ट। अब यहाँ पर कह रहा है कि डिस्काउंट करा, सक्सेसिव डिस्काउंट, यदि करा 2 छूट दे रहा है उसके बराबर 1 छूट क्या होगा, तो आपका 2 छूट है, 1 छूट है, छूट मैंने क्या होता है, छूट मैंने कम होता है, तो माइनस आपका क्या होगा 25 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 10 हो जाएगा, और प्लस जब दोनों का दोनों का गुणा करेंगे, क्योंकि तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मतलब क्या होगा आपका 25 मल्टीप्लाई इंटू क्या होगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, अपन क्या होगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो 25 से 25 चौके 100, 4 से भाग 25 चौके 100, ठीक है, ये देखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 पंजे 10, यहाँ पर 2 दूना के 4 यहाँ से हो जाएगा, शायद ऐसा ही रहेगा, x प्लस वाई, एक्स वाई बटा 100, ठीक है, 25 के 100। अब यहाँ पर देखेंगे इसको हम लोग, तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा ये, ठीक है, क्या होगा माइनस 35 हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अब 35 में से 2.5, 35 में से देखेंगे पहले 30 तो आपका रहेगा ही रहेगा, अब बचेगा 5, 5 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 2.5 तो बचेगा ना आपका, 2.5 इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, क्या होगा 32.5 निकल जाएगा। तो किसी तरीके से आप लोग सॉल्व करें, आपके ऊपर है। कर रहा है कि यहाँ पर एक क्यूब कर, एक घन का किनारा आधा कर दिया जाए, घन है, घन को वर्ग से काट कर घन बनाता है, घन के सभी भुजाएं क्या होते हैं आपस में बराबर होती है, घन का आयतन एक क्यूब, घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसमें इसका घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 स्क्वायर, घन का जो विकर्ण डायगोनल क्या होता है a√3 होता है। तो कह रहा है कि उसका आयतन है कि अगर घन की भुजा हम a मानेंगे, आयतन क्या होगा a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है आधा कर दिया जाए, यदि आधा करेंगे हम घन, तो पहले a था, आधा करेंगे तो क्या होगा a/2 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा पर a क्यूब बाई क्या होगा 8 आ जाएगा। अब कह रहा है कि वास्तविक का कितना गुना हो जाएगा भाई, देखेंगे अब 8 गुण मतलब बहुत छोटा हो जाएगा, तो देखेंगे छोटा क्या होगा, तो ये क्या होगा आपका a क्यूब बाई 8 हो जाएगा। इसमें से यदि हम लोग 1/a क्यूब का भाग करेंगे तो नहीं, a है ना, भुजा a लेंगे तो उसका आयतन निकालेंगे तो ये सिर्फ a क्यूब रहेगा, तो ये क्या होगा आपका ये होगा a क्यूब बाई 8 अपन क्या करेंगे हम लोग a क्यूब से a की कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 आपका 8 बचेगा। ये यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर लोग करेक्ट हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमेटी, जो सेंट्रल जो हिंदी भाषा का जो अध्यक्ष होता है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर। रबर सील यूज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस सैलरी, तो अपने रबर की जो स्टाम्प होता है ना वो 2 भाषा में रहती है, हिंदी और इंग्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कह रहा है कि 8वीं भाषा विच ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 8वीं सूची में विदेशी भाषा कौन सी थी, नेपाली है। कह रहा है एवरी ईयर्स हिंदी दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज हिंदी एंड स्क्रिप्ट इज, कर भारत संविधान के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि कौन है, देवनागरी है। कह रहा अंडर द विच कैटेगरी डस गुजरात कम्स अंडर द राजभाषा रूल्स, जो कह रहा गुजरात राजभाषा की किस कैटेगरी के अंतर्गत या किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, कोई बी क्षेत्र बी रीजन में आता है। कह रहा इन विच ईयर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स कॉन्स्टिट्यूटेड, कह रहा आधिकारिक भाषा नियम किस वर्ष बनाए गए, आधिकारिक भाषा नियम 1976 में बनाए गए। आधिकारिक भाषा का मतलब ये होता है कि जैसे अपना एक तो अपना हिंदी रहेगा और एक अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा और तीसरी क्षेत्रीय भाषा, इन्हीं को आधिकारिक भाषा कहा गया। ये 1976 में इनको बनाया गया कि यदि कहीं अनाउंसमेंट वगैरह होते हैं तो त्रिभाषा यानी 3 भाषाओं में किया जाएगा, पहले क्षेत्रीय भाषा में, फिर हिंदी में, फिर लास्ट में अंग्रेजी में। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग ऑफ द डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज, डिविजनल का DRM रहेगा, ये जरा ध्यान देंगे। इम्प्लीमेशन कमेटी तो विभागीय
आधिकारिक भाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो डिविजनल मैनेजर रहेगा या DRM बोलेंगे उसको। देखेंगे ये D, ये R, ये M, इसी को बोलते हैं DRM। करेगा द पार्लियामेंट कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स। आधिकारिक भाषा के संसदीय समिति में 30 सदस्य होते हैं। इसमें 20 आपके लोकसभा के होते हैं और 10 आपके क्या होते हैं, राज्यसभा के होते हैं। इसलिए आप लोग जानते रहें। करा कि व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड अधिनियम इन इंग्लिश। करा कि अधिनियम शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद क्या है, रेगुलेशन। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो TDA पर आपका हार्दिक स्वागत भाई। थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये मेरा नंबर है 8799191206, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर एक और पेपर है, क्वेश्चंस पेपर JEE CNW लेवल 6 मैकेनिकल डिपार्टमेंट, एग्जाम डेट 16/26, ये CR डिवीज़न का है ये। ठीक है, तो हम लोग क्लास सिर्फ यहीं तक करेंगे, एक ही पेपर को। अगला पेपर हम लोग बाद में देखेंगे भाई। ओके, थैंक यू।